चित्रांकन अध्याय 39 खजाना देना। आसमान और जमीन उसके चारों तरफ घूम रहे थे। जब आरव ने अगली बार आंखें खोली, उसकी आंखों के सामने का नजारा देखकर उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। धूसर भेड़िए के आकार के 10 से ज्यादा भूरे भालू थे जो उसे घूर कर देख रहे थे, और आरव और भूरे भालुओं के बीच कुछ काले जानवर थे जो अब भी खून बहा रहे थे और आखिरी सांसें नहीं ले पाए थे। साफ था, ये भूरे भालू अपनी जीत का फल मजे से ले रहे थे। कितना बदकिस्मत! आरव के मुंह के कोने फड़के, और फिर उसने सोचा तक नहीं और सुकिंगशी को अपने पीछे खींच लिया। उसके बाद उसने निम्न ग्रेड गुरैंग तलवार निकाली और शर्मिंदगी से हंसा जब उसने कहा, ये हादसा है, इत्तेफाक है, सच्चा इत्तेफाक है। तुम सब आगे बढ़ो। जब आरव ने उसे पीछे खींचा तो सुकिंगशी की आंखों में अजीब एक्सप्रेशन का एक कतरा चमका, और जब सुना आरव के शब्द, सुकिंगशी के मुंह के कोने थोड़े ऊपर मुड़े और एक दिल छू लेने वाली मुस्कान बनी। बदकिस्मती से अब आरव की आंखों में सिर्फ भूरे भालू बचे थे, और उसने इस खूबसूरत नजारे को नहीं देखा। आरव के चुप रहने पर ठीक था, पर जैसे ही वो बोला, वो भूरे भालू तुरंत खड़े हो गए, फिर अपने ताड़ के पत्ते जैसे बड़े पंजों से अपनी छाती पिटी। उसके बाद वो कूदे और आरव और सुकिंगशी की तरफ पहाड़ों की तरह दबने लगे। आरव की पुतलियां सिकुड़ गईं। ठीक जब वो जान पर खेलकर लड़ने वाला था, तलवार की रोशनी चमकी, और फिर आरव ने हैरानी से देखा कि वो 9वें दर्जे के काले जानवर तुरंत कुछ टुकड़ों में बदल गए, जिससे सारे भूरे भालुओं से ताजा खून फव्वारे की तरह निकला। ये काफी शानदार नजारा था। धड़ाम! भूरे भालू जमीन पर गिरे और धूल और मिट्टी का बड़ा बादल हवा में उठा। आरव इससे होश में आया, और वो मुड़कर सुकिंगशी को देखने लगा। उसने सुकिंगशी को हाथ में हरी तलवार लिए गर्व से खड़ी देखा, और उसके चेहरे पर बेफिक्र एक्सप्रेशन था, जबकि उसने वो भरोसेमंद दबंग आभा वापस पा ली थी जो उस दिन थी। तूने अपनी ताकत वापस पा ली। आरव ने सहज रूप से 2 कदम पीछे हटे जब उसने बोला। सुकिंगशी ने सिर हिलाया। कब तूने वापस पाए? आरव उलझन में था। उसे याद था कि उसने उसे बताया था कि अगर वो तलवार संप्रदाय नहीं लौटी, तो उसके लिए खून हाथ द्वारा उस पर इस्तेमाल की गई दिव्य काबिलियत से ठीक होना बिल्कुल नामुमकिन होगा। सुकिंगशी ने मौत खाई की दिशा में देखा, और उसने धीमी आवाज में कहा, शायद उस बूढ़े ने मेरे लिए किया। आरव ने ये सुनकर सिर हिलाया। अगर वो बूढ़ा था तो समझ में आता था। आरव नहीं जानता था कि वो बूढ़ा कितना मजबूत था, पर चूंकि बूढ़े ने लापरवाही से धरती रैंक तकनीक तोहफे में दे दी थी और मौत खाई के तल पर रह रहा था, ऐसा इंसान बिल्कुल कमजोर और नाजुक बूढ़ा नहीं था। अचानक सुकिंगशी मुड़कर आरव को देखने लगी, और उसने हाथ में हरी तलवार लापरवाही से हिलाई। भले उसने मारने का इरादा नहीं दिखाया, आरव की आंखें अब भी फड़की, और उसने और कुछ कदम पीछे हटे फिर बोला, तू अपनी बात से पलटेगी नहीं, है ना? तू क्या सोचता है? सुकिंगशी ने बेरुखी से बोला। आरव ने गहरी सांस ली, और फिर उसने सिर हिलाया और बोला, तू नहीं पलटेगी। क्यों? आरव मुस्कुराया और बोला, भले मैंने तुझे थोड़े वक्त से ही जाना है। मेरी अंतरात्मा मुझे बताती है कि तू ऐसी नहीं है जो अपनी बात से पलटे। अगर तू मुझे मारना चाहती, तो तू खाई के तल पर रहते हुए ऐसा कर पाती, और चाहे तू वो न कर पाती, तो कम से कम मुझे अपने साथ नीचे ले जा पाती। चूंकि तूने मुझे वहां नीचे नहीं मारा, तो शायद यहाँ ऊपर आने के बाद भी नहीं मारेगी। सुकिंगशी ने आरव को देखा, और आरव ने कमजोरी दिखाने से मना किया और उसकी नजर का सामना भी किया। थोड़ी देर बाद सुकिंगशी ने हाथ हिलाया, और हरी तलवार हरी रोशनी के कतरे में बदल गई जो उसके पैरों के नीचे आई। उसने कहा, याद रख, मैं तेरी जान बख्श रही हूँ क्योंकि तू तलवार संप्रदाय के लिए कीमती है, और अगर तू सही कीमत नहीं दिखाता, तो मैं रहम नहीं दिखाऊंगी। आरव हल्के से मुस्कुराया जब ये सुना। ये औरत बाहर से सख्त पर अंदर से नर्म है। आरव को जैसे कुछ याद आया, और उसने बूढ़े द्वारा दी गई चूड़ियों की जोड़ी निकाली और सुकिंगशी की तरफ चलकर उसे देने के लिए बढ़ाया, जबकि उसने कहा, ये तेरी है। आरव ने चूड़ियों की क्वालिटी नहीं जांची थी, पर वो जानता था कि ये चूड़ियों की जोड़ी बिल्कुल आम नहीं थी। सुकिंगशी ने चूड़ियों को देखा फिर बोली, उसने इन्हें तुझे दिया, तो मैं इन्हें अब तुझे दे रहा हूँ। आरव मुस्कुराकर बोला। सुकिंगशी ने आरव को थोड़ी देर देखा, फिर उसकी नजर चूड़ियों पर उतरी। लंबे वक्त बाद उसने धीमी आवाज में कहा, ये चूड़ियों की जोड़ी धरती रैंक के मिड ग्रेड पर है। यहाँ तक कि हमारे तलवार संप्रदाय के पास भी धरती रैंक पर कई खजाने नहीं हैं, और ये तो इनकी एक जोड़ी है। क्या तू पक्का है कि तू इन्हें मुझे देना चाहता है? धरती रैंक खजाने कितने कीमती थे, दक्षिणी इलाके में कोई नहीं जानता था, क्योंकि धरती रैंक खजाने दक्षिणी इलाके के ज्यादातर साधकों के लिए सिर्फ किंवदंती में मौजूद खजाने थे। बिल्कुल जैसे सुकिंगशी ने कहा था,
यहाँ तक कि तलवार संप्रदाय जैसे बड़े संप्रदायों के पास भी कई धरती रैंक खजाने नहीं थे, और इसीलिए उसने ये सवाल पूछा। आरव भी चौंक गया जब सुना सुकिंशी को, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि ये चूड़ियों की जोड़ी वाकई धरती रैंक पर थी। पर उससे क्या, अगले पल में उसका एक्सप्रेशन शांत हो गया और उसने सीधा सुकिंशी का हाथ पकड़ा और चूड़ियों की जोड़ी उसके हाथ में रख दी। उसने कहा, सच कहूं, मैं दिल में बहुत चौंका हूं, पर उससे क्या, ये अब तेरी है। सुकिंशी ने आरव को गहरी नजर से देखा, फिर उसने चूड़ियां पहन ली। तुरंत उसके हाथों से चमकदार रोशनी की लहर फूटी और फिर आरव की आंखों के सामने का नजारा बदल गया। अगले पल वो अचानक एक ऐसी दुनिया में आ गया जो सुनहरे बर्फ के क्रिस्टल से ढकी थी, और उसकी नजर के दायरे में हर जगह नुकीले सुनहरे बर्फ के क्रिस्टल थे। अचानक बर्फ के क्रिस्टल हिले और इस नजारे ने आरव को चौंका दिया। अगले पल वो बर्फ के क्रिस्टल अचानक कई नुकीले ब्लेड में बदल गए जो उसकी तरफ तेजी से गोली की तरह आए, और आरव हैरान रह गया जब देखा ये होता हुआ। पर ठीक इस पल उसकी आंखों के सामने का नजारा एक बार फिर बदला और सारे बर्फ के क्रिस्टल गायब हो गए, जबकि वो हकीकत में लौट आया। आरव ने सिर हिलाया और फिर उसने सुकिंशी की तरफ नजर मारी, और उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया जब देखा उसे, क्योंकि इस पल सुकिंशी का शरीर वाकई रंग बिरंगी रोशनी की परत से ढका था। रंग बिरंगी रोशनी तंग फिटिंग कपड़ों के सेट जैसी लग रही थी जो उसके सुडौल शरीर को कसकर ढकी थी, और ये सूरज की किरणों के नीचे भ्रम वाली चमक से चमक रही थी। ये क्या हो रहा है? आरव उलझन में था। सुकिंशी ने बाएं हाथ में चूड़ी को देखा और उसकी आंखों में पसंद का एक कतरा चमका। उसने समझाया, धरती रैंक खजाने आमतौर पर अविश्वसनीय काबिलियतें रखते हैं। इन दो चूड़ियों में एक हमलावर है जबकि दूसरी रक्षात्मक। पहले वाला भ्रम फॉर्मेशन हमलावर चूड़ी ने बनाया था, और उस फॉर्मेशन के अंदर का माहौल भ्रम नहीं है। अगर तू उसके अंदर जख्मी होता है तो तेरी आध्यात्मिक ऊर्जा और तेरी आत्मा की ऊर्जा को हकीकत में भारी चोट लगेगी। जब यहाँ तक बोली, उसने दाहिने हाथ पर चूड़ी को देखा और बोली, ये रक्षात्मक चूड़ी है, और ये मेरे दिल में एक आदेश से मेरे शरीर पर ऊर्जा कवच बना पाती है। मैंने पहले ऊर्जा कवच का टेस्ट किया, और यहाँ तक कि मेरी ताकत से मेरा पूरा जोर लगाकर मारा गया वार भी वाकई इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। इस चूड़ियों की जोड़ी के साथ मुझे महामहिम लोक के एक्सपर्ट के खिलाफ जाने का भरोसा है। इतना ही नहीं, इन दो चूड़ियों में स्पेस रिंग की तरह अपने अंदर जगह भी है, और जब मिलाया जाए तो इनके अंदर की दो जगहें करीब 300 मीटर का इलाका कवर करती हैं। आरव बहुत चौंक गया जब ये सुना। अतीत में उसने सुना था कि धरती रैंक खजाने बहुत असामान्य होते हैं, पर उसने कभी सोचा नहीं था कि वो इतने असामान्य होंगे। कुछ और तो छोड़ो, बस पहले वाला भ्रम फॉर्मेशन ही बिल्कुल उसे कुचल पाने में सक्षम था, बिना उसे विरोध करने की कोई जगह दी। अगर सुकिंशी ने इसे वक्त पर नहीं रोका होता। इतना ही नहीं, चूड़ियों के अंदर अपनी जगह भी थी, और 300 मीटर का इलाका उसकी स्पेस रिंग से कई 10 गुना बड़ा था। जब देखा आरव के चेहरे पर हैरानी और उसकी आंखों में तारीफ, सुकिंशी ने बेरुखी से कहा, क्या तुझे इन्हें मुझे देने का पछतावा है? आरव का एक्सप्रेशन बदल गया जब ये सुना, और उसने गहरी सांस ली और उसे देखा जब उसने गंभीर तरीके से कहा, मैं मानता हूँ कि धरती रैंक खजाने बहुत लुभावने हैं, पर उससे क्या, परिसु, तू मुझे आरव को कम आंक रही है। बोलते ही आरव मुड़ा और भूरे भालुओं के ढेर की तरफ चला गया जिनसे सुकिंशी निपट चुकी थी, और फिर उसने उनके आंतरिक कोर खोदे क्योंकि वो ये लंबे वक्त से करना चाहता था। सच कहूं, क्या आरव को पछतावा था? वाकई उसे बिल्कुल नहीं था। एक धरती रैंक खजाना लुभावना था ही, पर वो सच में पछता नहीं रहा था। किसी भी हालत में उसे इसे सुकिंशी को देने का पछतावा नहीं था। वो नहीं जानता था कि इसे लगाव माना जा सकता है या नहीं, पर किसी भी हालत में उसे दिल में पछतावा नहीं था। इतना ही नहीं, चूड़ी साफ तौर पर औरतों के लिए थी। तो न सिर्फ ये उसके पास बेकार होती, ये उसके लिए आफत भी लाती। जब देखा आरव को आंतरिक कोर खोदते हुए, सुकिंशी अचानक हंसने लगी, पर वो जल्दी सामान्य हो गई। किसी अनजान वजह से जब देखा आरव को उसके आखिर में कहने की वजह से गुस्सा होते हुए, उसके दिल में एक अनजाना एहसास वाकई उठा था, और किसी अनजान वजह से वो वाकई थोड़ा खुश महसूस कर रही थी। उसने सिर हिलाया और सिर उठाकर क्षितिज को देखने लगी, और किसी अनजान वजह से उसका दिल और ज्यादा बेचैन हो रहा था। आरव ने खुशी खुशी सारे आंतरिक कोर रख लिए क्योंकि ये 10 से ज्यादा आंतरिक कोर उसके लिए काफी बड़ी दौलत थे। जहाँ तक भालू की खाल और भूरे भालुओं के दूसरे हिस्सों की बात है, उसकी अभी की दौलत के स्तर से वो उन्हें बिल्कुल कीमत नहीं देता था। चले, सुकिंशी हरी तलवार पर चली गई,
और फिर उसने आरव को देखा जब उसने बेरुखी आवाज में बोला। आरव दिल में खुश हुआ जब ये सुना, और उसने हिचकिचाए बिना जल्दी से तलवार पर दौड़ लगाई। तलवार के ऊपर उड़ना और दुनिया को नीचे देखना कुछ ऐसा था जिसका आरव ने सपना देखा था। आरव के तलवार पर खड़े होने के बाद सुकिंशी ने हाथ हल्के से हिलाया और तलवार तुरंत हरी रोशनी की लड़ी में बदल गई जो आसमान में ऊपर की तरफ गई। आह! आरव तलवार की अचानक उड़ान से चौंक गया और वो लगभग इससे गिर गया। शुक्र है, उसकी प्रतिक्रिया काफी तेज थी और उसने जोर से सुकिंशी को पकड़ लिया, वरना नतीजे अकल्पनीय होते। सुकिंशी की खूबसूरत भौहें आरव द्वारा जोर से गले लगाए जाने से थोड़ी सिकुड़ गईं। वो एक पल हिचकी, पर आखिर में उसने आरव को लात मारकर नीचे नहीं गिराया और बस रफ्तार बढ़ा दी। तारांकन अध्याय 40 संप्रदाय में वापसी। साधना। तारांकन। सुकिंशी के आरव को ट्रेनिंग मैदान में भेजने के बाद वो मुड़ी और चली गई। इस पूरे वक्त के दौरान उसने आरव से एक शब्द भी नहीं बोला और इसने उसे थोड़ा लाचार और अनिच्छुक महसूस कराया। पर वो साफ तौर पर जानता था कि ये ज्यादातर उसके कसकर गले लगाने की वजह से था कि उसका रवैया अब इतना ठंडा और बेरुखा लग रहा था, और आरव का चेहरा थोड़ा लाल हो गया जब याद किया तलवार पर अपना दिखावा। आरव ने गहरी सांस ली और दिमाग के सारे फालतू ख्यालों को हटा दिया। ये रिश्तों के बारे में सोचने का वक्त नहीं था क्योंकि उसके पास अभी और भी जरूरी काम थे। उसे अब भी साफ याद था कि बाहरी दरबार परीक्षा 10 दिन से ज्यादा बाद शुरू होने वाली थी। बेशक बाहरी दरबार शिष्य बनना उसका मुख्य मकसद नहीं था, और उसका मकसद आंतरिक दरबार शिष्य बनना था। पर आंतरिक दरबार शिष्य बनने से पहले उसे पहले बाहरी दरबार शिष्य बनना था। इसके अलावा लियू किंग्यू के खिलाफ उसकी जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। वो उस लड़ाई में सिर्फ जीत सकता था क्योंकि हार मौत के बराबर थी, और वो मरना नहीं चाहता था। इतना ही नहीं, एक साल बाद आरोहण रैंकिंग भी थी। संक्षेप में, चाहे वो अपने चाहने वालों के लिए हो, खुद के लिए, या अपनी भविष्य के दाऊ साथी के लिए, उसे पूरी ताकत से साधना करनी थी। दबाव से ही प्रेरणा मिलती है। आरव साफ हवा घाटी की तरफ चला। अब उसके लिए जान लगाकर साधना करने का वक्त था। डॉट 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 डॉट। तलवार संप्रदाय में 7 मुख्य चोटियां थी, और तलवार संप्रदाय की सबसे बड़ी चोटी, आसमान चोटी, वो थी जहां तलवार संप्रदाय का मुखिया रहता था। आसमान चोटी संप्रदाय मुखिया की लाइन का निवास था, और ये 7 चोटियों में सबसे ऊंची थी। आसमान चोटी, आसमान हॉल। आसमान हॉल आसमान चोटी पर सबसे बड़ी इमारत थी, और उसी वक्त ये वो जगह थी जहां तलवार संप्रदाय अहम मामलों पर चर्चा करता था। ये बहुत विशाल था, और ये 10,000 से ज्यादा लोगों को समा सकता था। अगर तलवार संप्रदाय में कोई बड़ी घटना उठती, तो 7 मुख्य चोटियों के चोटी मुखिया और आंतरिक दरबार के सारे बुजुर्ग यहाँ इकट्ठा होते। इस पल 2 आदमी और एक औरत आसमान हॉल के अंदर खड़े थे। औरत थी क्सू किंगशी थी जो अभी तलवार संप्रदाय लौटी थी। जहाँ तक बाकी 2 आदमियों की बात है, वो ठीक यू हेंग और वो सफेद बालों वाला बूढ़ा था जो उस दिन सु किंगशी को ढूंढने मौत पर्वत श्रृंखला गया था। जब सुना सु किंगशी को, सफेद बालों वाले बूढ़े का एक्सप्रेशन बर्फ जैसा ठंडा हो गया, और उसकी आंखों में डरावना मारने का इरादा चमका जब उसने कहा, मेरे तलवार संप्रदाय के वो शिष्य सच में भूत संप्रदाय द्वारा मारे गए थे। कितने ढीठ है वो वाकई मेरे तलवार संप्रदाय के इलाके में घुसकर हमारे शिष्यों को मारने की हिम्मत कर गए। भूत संप्रदाय सच में और ज्यादा बेलगाम होता जा रहा है। सु किंगशी ने धीमी आवाज में कहा, मार्शल अंकल यूलिन, भूत संप्रदाय के सदस्य शायद इतनी दूरी तय करके महावन पर्वत सिर्फ खुद को तराशने और मेरे तलवार संप्रदाय के कुछ बाहरी दरबार शिष्यों को मारने नहीं आए होंगे। किंगशी महसूस करती है कि भूत संप्रदाय महावन पर्वत में बिल्कुल कुछ योजना बना रहा है, वरना उनके लिए खून हाथ और कुछ और आत्मा लोक एक्सपर्ट को महावन पर्वत भेजना नामुमकिन होगा। यू हेंग ने बगल से सहमति में सिर हिलाया और बोला, वरिष्ठ भाई, किंगशी सही है। भूत संप्रदाय चुपचाप महावन पर्वत आया और यहाँ तक कि इतने सारे आत्मा लोक एक्सपर्ट भेजे। वो बिल्कुल कुछ योजना बना रहे हैं, और हमारे तलवार संप्रदाय को इसके खिलाफ एहतियात बरतनी चाहिए। जब ये सुना, यूलिन ने एक पल गहराई से सोचा, और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, यू हेंग, यूशा से कहो कि 10 तलवार गार्ड भेजे, और उनसे कहो कि नींद भेड़िया घाटी, सांप जंगल, और मौत खाई को इंच इंच तलाशे और भूत संप्रदाय के किसी भी सदस्य को देखे तो मार दे। बोलते ही वो एक पल रुका और बोला, यू हेंग, सुरक्षा के लिए तू भी जा। अगर तू किसी परेशानी में फंसे जिसे तू निपटा ना पाए, तो मुझे संचार ताबीजों से खबर करना। हाँ, यू हेंग ने सिर हिलाया फिर मुड़कर हॉल से निकल गया।
यू हेंग के जाने के बाद यूलिन ने सु किंगशी को देखा और एक पल हिचकिचाया, फिर बोला, किंगशी, यू हेंग और मैंने उस दिन भूत संप्रदाय के 2 शिष्य पकड़े थे और उन्होंने कहा कि तू किसी के साथ मौत खाई में कूद गई। क्या ये सच है? है। सु किंगशी ने सच्चाई नहीं छुपाई। यूलिन का मुंह खुल गया जब ये सुना और वो कुछ बोलने का इरादा रखता था, पर जब देखा सु किंगशी की झुकी हुई आंखें, उसने आखिर में कुछ नहीं कहा और वो बस मुस्कुराया और बोला, चाहे कुछ भी हो, ये अच्छा है कि तू लौट आई। इसके अलावा अगर तू भविष्य में भूत संप्रदाय के शिष्यों से मिले तो तुझे याद रखना है कि लापरवाह न होना और अपने विरोधी को कम न आंकना। आखिर तू तलवार संप्रदाय में एकलौती इंसान है जिसने छुपे हुए ड्रैगन रैंकिंग पर जगह हासिल की है। किंगशी इसे याद रखेगी। अच्छा है, जाओ और आराम करो। आसमान हॉल से निकलने के बाद सु किंगशी ने मजदूर चोटी की दिशा में देखा। आखिर में उसने हॉल के अंदर रहते हुए आरव के बारे में बात नहीं की थी। आरव की ताकत और 5 तत्व गूढ़ ऊर्जा के साथ अगर वो उनके बारे में बताती तो उसे बिल्कुल तलवार संप्रदाय द्वारा बहुत महत्व दिया जाता, पर उल्टा आरव सबका निशाना भी बन जाता। जंगल से ऊपर खड़ा पेड़ हवा से बिल्कुल तबाह हो जाएगा। अगर दूसरों को पता चलता कि आरव के पास न सिर्फ सोना तत्व गूढ़ ऊर्जा है और वो एक ताबीज मास्टर भी है। तलवार संप्रदाय के साथ दुश्मनी रखने वाली ताकतें बिल्कुल एक्सपर्ट भेजकर आरव को खत्म कर देंगी। खासकर भूत संप्रदाय, वो बिल्कुल आरव जैसे शिष्य को बढ़ने नहीं देगा। तो सब कुछ सोचने के बाद आखिर में उसने फैसला किया कि ये नहीं बताएगी कि आरव एक ताबीज मास्टर है और उसके पास सोना तत्व गूढ़ ऊर्जा है। तलवार संप्रदाय अब भी थोड़ा बहुत कमजोर है। सु किंगशी ने आह भरी। अगर आरव मूल स्कूल या 2 महलों का शिष्य होता तो चाहे भूत संप्रदाय कितना भी ढीठ हो, वो आरव के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता। पर आरव तलवार संप्रदाय में था तो भूत संप्रदाय ने ऐसा करने की हिम्मत की। ये सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि भूत संप्रदाय और तलवार संप्रदाय कट्टर दुश्मन थे, और ये इसलिए भी था क्योंकि तलवार संप्रदाय 6 बड़ी ताकतों में ताकत में सबसे नीचे था। डॉट 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 महावन पर्वत की उसकी यात्रा ने आरव को गूढ़ रैंक और धरती रैंक पर तलवार कौशल दिलाए और उसे एक चाल तकनीक भी मिली। ये तीनों तकनीकें उसके लिए अब बहुत काम की थी, खासकर तलवार नियंत्रण तकनीक। जब आरव ने ध्यान से तलवार नियंत्रण तकनीक के बारे में सब कुछ याद किया, वो जोश से लगभग कूद पड़ा क्योंकि वो तलवार को नियंत्रित करके उड़ पाएगा एक बार तलवार नियंत्रण तकनीक पहले स्तर तक सीख लेने पर। तलवार संप्रदाय के पास तलवार को नियंत्रित करके उड़ने से जुड़ी तलवार तकनीकें थी, पर बाहरी दरबार बुजुर्गों ने कहा था कि इसके लिए आत्मा लोक तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ आत्मा लोक एक्सपर्ट की गूढ़ ऊर्जा ही इस तकनीक के खर्च को सहने के लिए काफी थी। इतना ही नहीं, एक बार आत्मा लोक तक पहुंचने पर तलवार को दांतियान के अंदर पोषित करने के लिए रखा जा सकता था, जिससे किसी को तलवार से बातचीत करने और तलवार के साथ एक खास स्तर का जुड़ाव बनाने दिया जाता। सिर्फ इसी तरह से कोई तलवार को नियंत्रित करके उड़ पाएगा। तो भले तलवार पर उड़ना कुछ ऐसा था जिसका तलवार संप्रदाय के सारे शिष्य सपना देखते थे, इसकी मुश्किल ने उन्हें इसके सामने रुकने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि बाहरी दरबार बुजुर्ग भी संप्रदाय से निकलते वक्त उड़ने वाले खजाने इस्तेमाल करते थे। पर अब आरव को तलवार पर उड़ने के लिए आत्मा लोक तक पहुंचने की जरूरत नहीं थी जैसे तलवार संप्रदाय के शिष्यों को करनी पड़ती थी। उसे सिर्फ इस धरती रैंक तकनीक को पहले स्तर तक सीखना था और वो अपनी गूढ़ ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपनी तलवार को नियंत्रित कर पाएगा और तलवार पर उड़ने का असर पालेगा। बेशक ये गूढ़ ऊर्जा का थोड़ा बड़ा खर्च था, पर आरव जिसके पास कुछ दसियों हजार ऊर्जा पत्थर थे उसे गूढ़ ऊर्जा के खर्च की बिल्कुल परवाह नहीं थी। तलवार नियंत्रण तकनीक 2 स्तरों में बंटी थी। पहला स्तर गूढ़ ऊर्जा से तलवारें नियंत्रित करना और दूसरा स्तर दिल से तलवारें नियंत्रित करना। बेशक एक धरती रैंक तकनीक के तौर पर तलवार नियंत्रण तकनीक बस तलवार को किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं हिलाती थी और इसके इस्तेमाल के कई गहरे तरीके थे। बिल्कुल जैसे जब उसने उस दिन ये विरासत पाई थी और उस काली परछाई ने तलवार को उसकी पकड़ से छूटी हुई तलवार की आभा निकालने पर मजबूर किया था। अगर तलवार नियंत्रण तकनीक दूसरे स्तर तक सीख ली जाए तो ये स्वतंत्र सहारे के बराबर होगा। तलवार मर्जी के मुताबिक हिलती और ये बहुत डरावना था। वाकई सख्ती से बोले तो तलवार नियंत्रण तकनीक को तलवार तकनीक नहीं कहा जा सकता था और इसे एक सहायक तकनीक माना जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल चाल नहीं थी, पर ये बिल्कुल कमजोर नहीं थी क्योंकि इसकी सहायक काबिलियत बहुत स्वर्ग विरोधी थी। बस सोचो, अगर किसी की तलवार अचानक लड़ाई में विरोधी के पीछे उड़ जाए और तलवार की आभा की एक लड़ी चला दे तो नतीजा क्या होगा। इतना ही नहीं,
विरासत में काली परछाई ने ये नहीं बताया कि कोई सिर्फ एक तलवार नियंत्रित कर सकता है। जहाँ तक कितनी तलवारें कोई नियंत्रित कर पाता है, ये पूरी तरह से किसी की अपनी काबिलियत पर निर्भर करता था। अगले कुछ दिनों में खाने के अलावा आरव ने अपना सारा वक्त साफ हवा घाटी में तलवार तकनीकें सीखने में बिताया। उसे अब 3 तलवार तकनीकें सीखनी थी और इसे बहुत मेहनत वाला कहा जा सकता था। पर आरव इसके सामने आने पर बहुत जोश महसूस कर रहा था, क्योंकि अतीत में उसके पास सीखने के लिए कोई तकनीक नहीं थी। पर अब उसे अचानक एक गू रैंक और धरती रैंक तलवार तकनीक मिल गई थी, तो वो जोश में कैसे नहीं होता। तलवार की आभा उंगली तकनीक बहुत बुरी नहीं थी और 3 दिन बिना रुके कड़वी साधना के बाद आरव आखिर अपनी उंगली से तलवार की आभा की एक लड़ी निकाल पाया, जबकि वो ऊर्जा बांट तलवार तकनीक से तलवार की आभा की 2 लड़ियां निकाल पाता था। पर तलवार नियंत्रण तकनीक की प्रगति बहुत धीमी थी। जब तक उसकी तलवार उसकी पकड़ से छूटती, ये ज्यादा से ज्यादा करीब 10 सांसों के वक्त तक हवा में रह पाती, फिर ये गिर जाती। चलने की तो बात ही छोड़ो। पर आरव इससे हतोत्साहित नहीं था। वो बुनियादी तलवार तकनीक में 2 साल ट्रेनिंग कर पाया था, तो वो धरती रैंक तकनीक सीखने में कैसे कायम नहीं रह पाएगा। अगर एक बार काफी नहीं, तो 100 बार कोशिश करो। अगर 100 बार काफी नहीं, तो 10,000 बार कोशिश करो। कामयाबी आखिर आएगी ही। इस दिन आरव उस विशाल चट्टान के ऊपर खड़ा था जिस पर वो आमतौर पर साफ हवा घाटी में साधना करता था, और एक तलवार उसके सामने हवा में तैर रही थी। उसके हाथ आगे उठाने की स्थिति में थे, जबकि उसकी आंखें उसके सामने हवा में तैरती तलवार को घूर कर देख रही थी, और उसने पलक झपकने की भी हिम्मत नहीं की। बैंगनी नेवला उससे थोड़ी दूर पर था, और ये उसकी नकल कर रहा था और तलवार को घूर कर देख रहा था। पर ये आरव जितना गंभीर नहीं था, और इसकी चंचल आंखें अक्सर झपकती थी। ये बहुत प्यारा लग रहा था। एक खास पल में आरव ने धीरे धीरे अपने हाथ हिलाए। उसके हाथों की हरकत के साथ उनके बीच में तैरती तलवार अचानक कांपने लगी, फिर ये धीरे धीरे हिलने भी लगी। पर ये थोड़ी धीमी थी, और अगर कोई ध्यान से न देखे तो इसकी हरकत देखना बिल्कुल नामुमकिन था। आरव खुश हुआ जब देखा तलवार को धीरे धीरे हिलते हुए, पर उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की, और उसने थोड़ी देर सांस रोककर एकाग्रता में रखी, फिर धीरे धीरे हिलना जारी रखा। छोटे मजदूर, तू आखिर लौट आया। ठीक इस पल दाएं से एक साफ, सुरीली और जानी पहचानी आवाज गूंजी। जब सुनी ये आवाज, आरव का हाथ कांप गया और तलवार तुरंत जमीन पर गिर गई। आरव का पूरा चेहरा काला हो गया जब देखा ये नजारा, और फिर वो मुड़कर अपराधी को देखने लगा। तारांकन अध्याय 41, छोटे साथी का जादू। बड़ी चट्टान पर आरव ने अपना दिमाग एकाग्र किया और चट्टान पर रखे खाली ताबीज कागज को घूरकर देखा। उसी वक्त उसके हाथ में बारीक ताबीज ब्रश धीरे धीरे कागज पर चल रहा था। छोटा साथी और बाव एर उसके बगल में खड़े थे, जबकि वो खाली ताबीज कागज को घूरकर देख रहे थे। पर बाव एर छोटे साथी और आरव जितनी गंभीर नहीं थी, और वो बारी बारी से आरव को ताबीज बनाते देखती और प्यारे छोटे साथी को देखती। इतना ही नहीं, उसकी आंखों की पुतलियां बार बार घूमती थी, और वो जैसे कोई प्लान बना रही हो। लंबे वक्त बाद आरव ने ब्रश वापस लिया और गहरी सांस ली, फिर उसने बाव एर को देखा और हल्की आवाज में बोला, कैसा है? मैं ताबीज ऐसे ही बनाता हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है ना? जैसे ही आ जाई थी, बाव एर ने कहा था कि वो उसे ताबीज बनाते देखना चाहती है, या ये कहना चाहिए कि उसने कहा था कि वो उसे सिखाने का इरादा रखती है। एक नौसिखिए के तौर पर आरव अपनी वरिष्ठ बहन की मांग को नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? अपनी वरिष्ठ बहन को खुश करने के लिए आरव इस बार बेमिसाल गंभीर और सावधान रहा था, और ये सब अपनी इस वरिष्ठ बहन को खुश करने के लिए था। बाव एर ने बड़ी मुश्किल से अपनी नजर छोटे साथी से हटाई, और फिर उसने आरव का ताकत ताबीज उठाया। जब देखा कि ताकत ताबीज एक ऊंचे दर्जे का ताबीज था, बाव एर की आंखें तेजी से झपकी, फिर उसने थोड़ी देर आरव को देखा। आखिर में उसने कहा, हम वाकई बुरा नहीं है। बेशक तेरी रफ्तार अब भी थोड़ी धीमी है, और इसे थोड़ा तेज होना चाहिए। बोलते ही बाव एर का चेहरा लाल हो गया। आरव ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि उसे भी लगता था कि ताकत ताबीज बनाने में 1 घंटा लगाना थोड़ा धीमा था। पर वो साफ तौर पर जानता था कि वो जल्दबाजी नहीं कर सकता, और वो सिर्फ धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ा सकता था। जब देखा आरव को सिर हिलाते हुए, बाव एर की आंखें सिकुड़ गईं, जबकि उसने अपने छोटे चेहरे पर चमकदार मुस्कान दिखाई। वाकई आरव की ताबीज बनाने की रफ्तार और उसकी ताबीजों की क्वालिटी पहले से बहुत अच्छी थी, और कम से कम ये उससे बहुत बेहतर थी जब वो खुद नौसिखिया थी।
पर उसने ये आरव को बताने से मना कर दिया क्योंकि उसके दादाजी ने एक बार कहा था कि कोई घमंडी नहीं हो सकता क्योंकि घमंड किसी को पीछे कर देता है। जब याद किए अपने दादाजी के शब्द, बाओ एर ने गहरी सहमति में सिर हिलाया और उसने दिल में कहा, हाँ, मैं छोटे मजदूर को घमंडी नहीं होने दे सकती, मुझे उसके आत्मविश्वास को झटका देना होगा। बाओ एर, तेरे दादाजी, ओह मेरा मतलब मास्टर, क्या वो लौट आए? आरव ने पूछा। आरव सच में इस मास्टर से मिलना चाहता था जो उसे इतनी आसानी से मिला था, क्योंकि उन बाहरी दरबार शिष्यों के बाओ एर के प्रति रवैये के आधार पर उसका ये मास्टर बिल्कुल एक बहुत जबरदस्त शख्सियत था, और अगर वो इस बड़े पहाड़ का सहारा ले पाता तो ये बिल्कुल बहुत फायदेमंद होगा। बाओ एर की मुस्कान गायब हो गई जब उसके दादाजी का जिक्र हुआ, और उसने होंठ सिकुड़े और बोली, वो बूढ़ा 1 महीने से गया हुआ है। हम किस तरह का ताबीज मास्टर सम्मेलन इतना लंबा चलता है? वो बिल्कुल अकेले मजे करने के लिए चुपके से भाग गया है, और वो बाओ एर को साथ भी नहीं लाया। एक बार वो लौटे, मैं बिल्कुल उसकी दाढ़ी खींच लूंगी। वो अब भी नहीं लौटे हुआ। आरव थोड़ा मायूस था। वो सच में बाओ एर के दादाजी वाले इस बड़े पहाड़ पर निर्भर नहीं होना चाहता था, और वो बस उससे ताबीज बनाने की तकनीकें सीखना चाहता था। अभी उसकी सुधार की रफ्तार सच में बहुत धीमी थी क्योंकि वो खुद टटोल रहा था, और अगर उसे एक महान ताबीज मास्टर का मार्गदर्शन मिलता तो उसे यकीन था कि उसका सुधार बिल्कुल बहुत तेज होगा। उसे छोड़ो अब, बाओ एर थोड़ी गुस्से से बोली। अचानक उसकी आंखों की पुतलियां घूमी, फिर उसने आरव के बगल में बैंगनी नेवले की तरफ इशारा किया और बोली, छोटे मजदूर, वो कौन है? वो ये सवाल बहुत पहले से पूछना चाहती थी। बैंगनी नेवले ने पलकें झपकाई, और फिर ये आरव के कंधे पर एक झटके में उतर गया क्योंकि इस छोटी लड़की की नजर बहुत आक्रामक थी। आरव चौंक गया जब देखा बाओ एर की आंखें जो जोश की चमक से चमक रही थी। उसके दिल में तुरंत बुरा एहसास उठा। छोटा साथी बहुत प्यारा है, और ये छोटी शैतान बिल्कुल छोटे साथी को पसंद करती है। जब यहाँ तक सोचा, आरव ने अपने शब्द व्यवस्थित किए, फिर बोला, ये मेरा दोस्त है और इसने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुझे 10 ऊंचे दर्जे की ताबीज दूंगी इसके बदले में। बाओ एर ने आरव को बीच में रोका और सीधा अपनी कीमत रख दी। उसने इस छोटे साथी को पसंद कर लिया था जैसे ही इस पर नजर डाली थी, और उसे लगा कि ये बहुत प्यारा है, बिल्कुल उसकी तरह। आरव का सिर थोड़ा दुखा क्योंकि छोटा साथी बिल्कुल बाओ एर को नहीं दिया जा सकता था। इतना ही नहीं, चाहे वो छोटे साथी को देने को तैयार भी होता, छोटा साथी बिल्कुल बाओ एर के साथ जाने को तैयार नहीं होगा। उसे छोटे साथी पर भरोसा नहीं था, और उसे अपने छोटे भावर पर भरोसा था। 15 ऊंचे दर्जे के ताबीज। बाओ एर की नजर छोटे साथी से हटकर आरव पर गई, पर जब उसने आरव को देखा, उसकी नजर थोड़ी दुश्मनी भरी हो गई थी। छोटा साथी बाओ एर को समझता था, और ये कुदरती तौर पर बाओ एर के साथ जाने को तैयार नहीं था। आरव को इसे देने से रोकने के लिए इसने अपने दोनों पंजों से आरव का चेहरा पकड़ा और लगातार अपना छोटा सिर आरव के चेहरे पर रगड़ा ताकि अपना इरादा दिखाए। पर इसे एहसास नहीं हुआ था कि इसकी हरकतों ने बाओ एर को इसे देखकर जलन महसूस कराई थी। आरव ने अपना सिर छोटे साथी के सिर से रगड़ा और फिर कड़वी हंसी हंसा जब उसने कहा, बाओ एर, छोटा साथी कोई चीज नहीं है, ये मेरा दोस्त है, और ये अपनी मर्जी से मेरे साथ है। हमने कोई करार नहीं बनाया है, तो मेरे पास इसे देने का हक नहीं है। जब देखा बाओ एर जैसे भड़कने वाली थी, आरव ने जल्दी से कहा, बेशक, अगर ये तेरे साथ जाने को तैयार है तो मैं बिल्कुल विरोध नहीं करूंगा। ये पूरी तरह से बाओ एर की अपनी काबिलियत पर निर्भर करेगा। जब सुनी आरव के आखिरी कुछ वाक्य, बाओ एर का एक्सप्रेशन नर्म हुआ जब उसने कहा, छोटे मजदूर, तुझे अपनी बात से पलटने की इजाजत नहीं है। अगर छोटा साथी मेरे साथ जाने को तैयार है तो वो तब से मेरा है। मैं बिल्कुल विरोध नहीं करूंगा। आरव ने जल्दी से गारंटी दी। बाओ एर ने आरव को सुनकर संतुष्टि से सिर हिलाया, और फिर उसने छोटे साथी को देखा और मुस्कुराकर बोली, छोटे नेवले, बाओ एर के साथ आ। बाओ एर के पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। मेरे पास औषधीय गोलियां हैं, ताबीज हैं, और कई ऊंचे दर्जे की आत्मा जड़ी बूटियां हैं। संक्षेप में, अगर तू बाओ एर के साथ आता है तो बाओ एर के पास जो कुछ है वो तेरा है, ठीक? क्या अमीर छोटी लड़की है? आरव की पलकें फड़की जब सुना उसे, क्योंकि बाओ एर सच में और पूरी तरह से एक अमीर छोटी लड़की थी। छोटे साथी ने बहुत निर्णायक तरीके से सिर हिलाया। उसी वक्त इसके छोटे पंजे आरव के बालों को कसकर पकड़े थे। बाओ एर इससे हतोत्साहित नहीं हुई, और उसने इसे लुभाना जारी रखा। अगर तुझे बाओ एर की चीजें पसंद नहीं, तो बाओ एर का दादाजी है,
और दादाजी के पास बहुत सारी बहुत अच्छी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर आत्मा रंग काले जानवरों के आंतरिक कोर, आत्मा फल और कई धरती रंग और गूढ़ रंग आत्मा जड़ी बूटियां। अगर तू बाऊ ईर के साथ आने को राजी हो तो बाऊ ईर उन्हें तेरे लिए चुरा लेगी। तू क्या सोचता है? जब सुना उसे आरव सच में कहना चाहता था, मुझे अपने बगल में रहने दे। छोटा साथी अब भी सिर हिलाता रहा। इसने उनमें से किसी भी चीज को पसंद नहीं किया क्योंकि ये एक आम नेवला नहीं था। बाओ ईर बहुत धैर्यवान थी और उसने लगातार करीब 2 घंटे तक छोटे साथी को लुभाया और उसने जो शर्तें रखी उनसे आरव को बैंगनी नेवला बनने की इच्छा से ज्यादा कुछ नहीं चाहता था। पर छोटे साथी ने शुरू से अंत तक सिर हिलाया। इतना ही नहीं, आखिर में ये जैसे बाऊ ईर के जोश को सह नहीं पा रहा था और ये सीधा आरव के दांतियान में घुस गया, जिससे बाऊ ईर रोने की कगार तक गुस्सा हो गई। आरव छोटे साथी के रवैये से बहुत खुश था। चूंकि ये ऐसी ललचाने वाली चीजों को सह पा रहा था, ऐसा लगेगा कि छोटा भावर छोटे साथी के लिए बहुत लुभावना है और ये यहाँ तक कि ऐसी लुभावनी शर्तें भी छोटे साथी को हिला नहीं पा रही थी। जब देखा छोटे साथी को आरव के पेट में गायब होते हुए, बाऊ ईर ने तुरंत छोटे साथी से मिला गुस्सा आरव पर निकाला। वो रोई और चिल्लाए और वो जैसे तब तक रोती रहती जब तक आरव छोटे साथी को उसे न दे देता। जब उसने ये चाल अपने दादाजी के खिलाफ इस्तेमाल की थी तो ये हमेशा जादू की तरह काम करती थी। आरव को तुरंत सिरदर्द हो गया जब देखा बाऊ ईर को इस तरह रोते हुए। मेरे सामने वाली ये छोटी शैतान छोटी याओ की उम्र की है, पर उनके स्वभाव में इतना बड़ा फर्क क्यों है? भले छोटी याओ थोड़ी शरारती है, वो बहुत नर्म है। ये छोटी शैतान सच में मेरे उस मास्टर द्वारा बिगाड़ दी गई है। आरव ने बाऊ ईर के चेहरे पर आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया और बोला, रो मत, मेरे पास तुझे छोटे साथी के करीब लाने का तरीका है। बाऊ ईर की आंखें झपकी जब ये सुना और वो सच में रोना बंद कर दी और बोली, क्या तरीका? तुझे बाऊ ईर से झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। आरव ने बाऊ ईर का छोटा सिर थोड़ी प्यार से सहलाया और बोला, बस सोच, छोटे साथी और तू पहली बार मिले हो और तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, तो वो तेरे साथ कैसे जा सकता है? तुझे उसके साथ रिश्ता बनाना होगा, उसे तेरे करीब आने देना होगा और तेरा दोस्त बनना होगा। एक बार तूने वो हासिल कर लिया तो शायद वो तेरे साथ जाने की तेरी मान को मना करना बंद कर दे। तू क्या सोचती है? बाओ ईर ने पलकें झपकाई और एक पल सोचा और फिर उसने अचानक ताली बजाई और बोली, सही है। बाओ ईर बहुत जल्दबाज थी, पर मैं छोटे साथी को मेरे बारे में अच्छा एहसास कैसे कराऊं? आरव की नजर चमकी जब ये सुना और फिर उसने कहा, मैं अक्सर छोटे साथी को कुछ स्वादिष्ट चीजें देता था जैसे आत्मा फल और आत्मा जड़ी बूटियां, और वक्त बीतते बीतते वो बस मेरे बगल में रहने लगा। खांसी बोलते ही आरव का चेहरा लाल हो गया और उसके दिल से अपराध बोध की एक लड़ी उठी। उसने खुद से पूछा, क्या बाओ ईर को इस तरह धोखा देना सच में अच्छा है? पर जब सोचा कि कैसे बाओ ईर छोटे साथी को पाने तक हार मानने से मना करती लगती है, आरव के दिल में अपराध बोध का वो कतरा तुरंत शांत हो गया, क्योंकि अगर उसने ये चाल नहीं इस्तेमाल की तो छोटे साथी और उसके पास बिल्कुल शांति का एक दिन भी नहीं होगा। बाओ ईर ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, छोटे मजदूर, तू सही है। मैं अभी घर लौटकर कुछ खजाने लाने जा रही हूँ। बोलते ही वो मुड़ी और तेजी से भाग गई। आरव ने राहत की सांस ली जब देखा बाओ ईर की शक्ल घाटी के प्रवेश द्वार पर गायब होते हुए, और फिर उसने सिर उठाकर आसमान को देखा जबकि उसने धीमी आवाज में कहा, बाहरी दरबार परीक्षा से पहले सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मुझे लगता है कि आसपास के शहरों के सारे जीनियस जो जरूरतें पूरी करते हैं वो पहले से तलवार संप्रदाय के रास्ते पर हैं। मुझे भी अपनी मेहनत दोगुनी करनी होगी। तारांकन अध्याय 42 बाहरी दरबार परीक्षा शुरू। इन आखिरी 3 दिनों में आरव ने तलवार नियंत्रण तकनीक की साधना नहीं की और उसने अपना सारा ध्यान तलवार की आभा उंगली और ऊर्जा बाण तलवार तकनीक पर लगाया। भले तलवार नियंत्रण तकनीक जबरदस्त थी, ये थोड़े वक्त में किसी काम की नहीं हो सकती थी, जबकि उसने ये 2 तकनीकें पहले से सीख ली थी और ये परीक्षा के दौरान काम आ सकती थी। 3 दिन का वक्त पलक झपकते बीत गया। बाहरी दरबार परीक्षा ट्रेनिंग मैदान पर नहीं होती थी और ये परीक्षा चोटी पर होती थी। परीक्षा चोटी एक छोटी चोटी थी जो असल में वीरान और बहुत ठंडी थी। पर अगर बाहरी दरबार परीक्षा का दिन आता तो ये चोटी पूरे तलवार संप्रदाय में सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह बन जाती। सुबह सुबह आसमान बस थोड़ा उजला हुआ था जब परीक्षा चोटी के विशाल चौक पर करीब 3000 जवान खड़े थे। ये जवान सब 17 साल के आसपास के थे और कुछ तो उससे भी छोटे थे। भले वो जवान थे,
कोई उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता था क्योंकि वो तलवार संप्रदाय के आसपास के शहरों से आए जीनियस थे। उन्हें जीनियस कहना बड़ा चढ़ाकर नहीं था क्योंकि 17 साल की उम्र से पहले नश्वर रूप के छठे दर्जे तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। वरना तलवार संप्रदाय के आसपास के शहरों की कुछ लाख की आबादी में से बाहरी दरबार परीक्षा में हिस्सा लेने सिर्फ 3000 लोग ही नहीं आते। भीड़ में खड़े होकर आरव ने उन जवानों के जोशीले और खुश एक्सप्रेशन को देखा और वो दिल में भावुक हुए बिना नहीं रह सका। जब वो अभी तलवार संप्रदाय में आया था तो वो भी इन जवानों जैसा ही था। पर मजदूर शिष्य की जिंदगी जीने के बाद, चाहे वो उसकी मानसिकता हो या दूसरे पहलू, सब परिपक्व हो गए थे। तो वो बिल्कुल आसपास के इन जवानों की तरह जोश और खुशी नहीं दिखाएगा। उसकी नजर में आंतरिक दरबार शिष्य बनना उसका असली मकसद था। वो ऐसी चीज के लिए नहीं पहुंच रहा था जो उसकी पहुंच से बाहर हो, और ये इसलिए था क्योंकि उसे अपनी काबिलियत पर बहुत भरोसा था। जब सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ा और धूप परीक्षा चोटी पर चमकी, 3 बाहरी दरबार बुजुर्ग चौक के सामने के मंच पर आए। जब देखा इन 3 बुजुर्गों को, मंच के नीचे के सारे जवान तुरंत बेचैन हो गए। वो इन बुजुर्गों की वजह से बेचैन नहीं हुए थे, और ये इसलिए था क्योंकि परीक्षा शुरू होने वाली थी। जब देखा मंच के नीचे के 3000 जवानों को, काओहू ने हल्की सी त्यूरी चढ़ाई और उसकी नजर बाएं से दाएं गई। फिर आखिर में उसने धीमी आवाज में आह भरी, इस साल सिर्फ 3200 से ज्यादा लोग हैं, और ये पिछले साल से बहुत कम है। अगर ये चलता रहा तो हमारे तलवार संप्रदाय के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। फैंग यू ने उसके बगल में खड़े होकर सिर हिलाया और बोला, हाँ, मैंने सुना है कि मूल स्कूल की बाहरी दरबार परीक्षा में करीब 1 लाख जीनियस हिस्सा लेते हैं। 2 महलों में भी कुछ दसियों हजार हैं, और यहाँ तक कि बाकी 2 संप्रदायों में 10,000 से ज्यादा जीनियस हैं। पर हमारे तलवार संप्रदाय में सिर्फ कुछ हजार हैं। अगर ये चलता रहा, और अगर हम भर्ती के मानक कम नहीं करते, तो हमारे तलवार संप्रदाय का बाहरी दरबार शायद अपने अंदर किसी के न होने की शर्मनाक हालत में होगा। मानक कम करना सिर्फ अस्थायी राहत है। बुजुर्ग कियान ने सिर हिलाया और बोला, अगर मानक कम किए गए तो तलवार संप्रदाय हर पीढ़ी के साथ गिरता जाएगा और आखिर में दूसरी दर्जे की ताकत बनने से बच नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि हमें संसाधन पाने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर तलवार संप्रदाय का कोई शिष्य आरोहण रैंकिंग में घुस पाता है तो हम कुछ और शहर पा पाएंगे। उससे इस तरह की हालत बिल्कुल पलट जाएगी। जब सुना उसे आरोहण रैंकिंग का जिक्र करते हुए, फैंग यू और काओहू ने तुरंत हल्की आह भरी, और काओहू ने कड़वी हंसी के साथ कहा, भाई कियान, संप्रदाय मुखिया और दूसरे इस उसूल से कैसे अनजान हो सकते हैं? पर आरोहण रैंकिंग में घुसना कितना मुश्किल है। आरोहण रैंकिंग पर वो जीनियस में से कोई भी स्वर्ग विरोधी लड़का नहीं है, खासकर शाही अकादमी और मूल स्कूल के वो जीनियस, यहाँ तक कि हम भी उनके खिलाफ कोई फायदा नहीं पा सकते। फैंग यू ने आह भरी और बोला, सोचो कि मेरा तलवार संप्रदाय 100 साल पहले कितना समृद्ध था। उस वक्त यहाँ तक कि मूल स्कूल को भी हमारी तलवारों की धार से बचना पड़ता था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये 100 साल बाद ऐसी हालत में गिर जाएगा। बुजुर्ग कियान ने भी ये सुनकर कड़वी मुस्कान दिखाए, और फिर उसने कहा, हाँ, पिछले 10 से ज्यादा सालों में, जब से परिसु आरोहण रैंकिंग में घुसी, वाकई एक भी शिष्य नहीं रहा जो आरोहण रैंकिंग में घुस पाया हो, जिससे हमारे तलवार संप्रदाय को ऐसी हालत का सामना करना पड़ रहा है। आखिर में हम सब उन सालों पहले नाकाम रहे। काओहू ने मंच के नीचे के लोगों पर नजर मारी, और फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि हिम नदी शहर से एक 16 साल का जवान जो नश्वर लोक के 9वें दर्जे तक पहुंच चुका है परीक्षा में हिस्सा लेगा। अगर उसने अपनी साधना बढ़ाने के लिए औषधीय गोलियों और दूसरी बाहरी ताकतों का इस्तेमाल नहीं किया, तो 16 साल की उम्र में नश्वर लूप के 9वें दर्जे तक पहुंचना बिल्कुल उसे हमारी तलवार संप्रदाय का एक और राक्षसी जीनियस बना देगा। फैंग यू ने सिर हिलाया और बोला, मैंने भी उसके बारे में सुना है। वो जवान लगता है जियांग युआन कहलाता है। कथित तौर पर वो हिम नदी शहर से पिछले 100 सालों में सबसे बेहतरीन जीनियस के तौर पर जाना जाता है। अगर अफवाहें सच हैं, तो बाहरी दरबार रैंकिंग पर वो लड़के आंतरिक दरबार शिष्य बनने के बाद ये बच्चा शायद बाहरी दरबार में नंबर 1 एक्सपर्ट बन पाएगा। बुजुर्ग कियान ने बगल में मजाक भरी मुस्कान दिखाई। 100 सालों में सबसे बेहतरीन जीनियस, क्या ये आरव की सोना तत्व गूढ़ ऊर्जा से ज्यादा राक्षसी है? अगर दूसरों को पता चलता कि आरव के पास सोना तत्व गूढ़ ऊर्जा है, तो तलवार संप्रदाय के वो चोटी मुखिया और सारे बुजुर्ग चौंक जाते। पर वो उन्हें इसके बारे में नहीं बताएगा क्योंकि वो आरव के फैसले का सम्मान करता था। इसी बीच काओहू ने सिर उठाकर ऊपर सूरज को देखा, और फिर उसने कहा, भाई फैंग, तुम पहले चरण की अध्यक्षता करो।
जब ये सुना, फैंग यू ने अपनी मानसिक हालत ठीक की, फिर कुछ कदम आगे बढ़ा। उसने नीचे के थोड़े कच्चे जवानों को देखा, जबकि उसकी आंखों में संतुष्टि का एक्सप्रेशन तैरकर आया। उसने हाथ उठाए, जिससे नीचे से पहले से थोड़ी शोरगुल वाली आवाजें तुरंत गायब हो गईं, और सब पूरी तरह शांत हो गए। फैंग यू बोला, सब लोग, मैं एक बाहरी दरबार बुजुर्ग हूँ। फैंग यू, तुम सब मुझे बुजुर्ग फैंग कह सकते हो। मैं इस बार परीक्षा की अध्यक्षता करने वाले बुजुर्गों में से एक हूँ। पहला, मैं तलवार संप्रदाय की तरफ से तुम सबका स्वागत करता हूँ। दूसरा, बधाई, क्योंकि यहाँ खड़े हो पाना साबित करता है कि तुम असाधारण हो। चाहे तुम तलवार संप्रदाय के बाहरी दरबार शिष्य न बन पाओ, भविष्य में तुम्हारी उपलब्धियां बिल्कुल शानदार होंगी। लंबे वक्त तक बोलने के बाद फैंग यू असली बात पर आया और बोला, परीक्षा 3 चरणों में बटी है। पहला चरण तुम्हारी साधनाओं की बुनियाद पर खेगा। इस चरण का मकसद उन लोगों को हटाना है जिन्होंने औषधीय गोलियों के इस्तेमाल से अपनी साधना बढ़ाई है या जिनकी साधनाएं अस्थिर हैं। अब मैं राजा लोक पर अपनी साधना का दबंग आभा निकालूंगा, और जो लोग इसे अंत तक सह पाएंगे उन्हें पास माना जाएगा। बोलते ही फैंग यू की शक्ल चमकी, और वो जवानों के ऊपर आसमान में चमका। उसके बाद उसके शरीर के अंदर की गूढ़ ऊर्जा घूमी, और डरावनी दबंग आभा की एक लड़ी उसके शरीर से जोर से निकली। आखिर में ये पहाड़ की तरह नीचे के सारे जवानों की तरफ दब गई। आह! कुछ जवान चौंक गए, और वो सीधा इस दबाव की ताकत के नीचे जमीन पर गिर गए। 15 मिनट से कम वक्त में लगभग आधे प्रतिभागी जमीन पर गिर चुके थे, और लोग अब भी गिर रहे थे। जब देखा कि आधे जवान पहले से गिर चुके थे, बुजुर्ग कियान और बुजुर्ग काओ हुओ की भौहें सिकुड़ गई, क्योंकि इन प्रतिभागियों की क्वालिटी बहुत खराब थी। हरे चोगे पहने जवानों का एक ग्रुप दूर से चौक पर उन जवानों को देख रहा था। इस ग्रुप में करीब 50 जवान थे, और लियू किंगयू, जिसके खिलाफ आरव जिंदगी और मौत के अखाड़े पर लड़ने वाला था, उनमें था। पर हैरानी की बात, बाहरी दरबार रैंकिंग पर 19वें स्थान पर होने वाले किसी के तौर पर लियू किंगयू वाकई इस ग्रुप के सामने नहीं था। अगर कोई बाहरी दरबार बुजुर्ग यहाँ होता, तो वो बुजुर्ग बिल्कुल महसूस करता कि ये सामान्य है, क्योंकि ये 50 बाहरी दरबार शिष्य सब रैंकिंग पर शिष्य थे। वो बाहरी दरबार में शिष्यों का सबसे एलीट बैच थे। तो लियू किंगयू को इस ग्रुप के लोगों में सिर्फ साधारण माना जा सकता था। जब देखा कि 15 मिनट से कम बीतने के बाद आधे जवान गिर चुके थे, काले तिल वाले जवान ने, जो सबसे आगे था, सिर हिलाया और बोला, चाहे ताकत हो या क्वालिटी, इस बार के बाहरी दरबार शिष्य हमारे सालों के मुकाबले बहुत घटिया हैं। कितना बोरिंग, बहुत बोरिंग। मुझे उम्मीद है कि हिम नदी शहर से वो 100 सालों में सबसे बेहतरीन जीनियस मुझे निराश नहीं करेगा। काले तिल वाले जवान के बगल में गोल चेहरे वाले जवान ने सिर हिलाया और बोला, सोचो कि हमारे साल के दौरान 5000 हिस्सा लेने वाले जवानों में से सिर्फ करीब 1000 जवान पहले चरण के दौरान गिरे थे। पर इस मौजूदा हालत के आधार पर शायद इस बैच से 2000 जवान गिरेंगे, और अगर बुजुर्ग फैंग रुकते नहीं, तो वो तादाद शायद और ऊपर जाएगी। जहाँ तक उस तथाकथित जीनियस की बात है, अगर वो सच में नश्वर लूप के 9वें दर्जे तक पहुंच गया है, जैसा अफवाहें कहती हैं, तो उसे राक्षसी जीनियस माना जा सकता है। एक राक्षसी जीनियस, काले तिल वाले जवान ने मजाक भरी हंसी हंसी और बोला, चाहे वो 16 साल की उम्र में पहले स्वर्गलोक तक पहुंच जाए, वो बाहरी दरबार में खुद को राक्षसी जीनियस नहीं कह सकता, क्योंकि उस राक्षसी औरत के यहाँ होने से बाहरी दरबार में कोई खुद को राक्षसी जीनियस कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है। जब सुने राक्षसी औरत शब्द, आसपास के जवानों के एक्सप्रेशन बदल गए, और उनकी आंखों में गहरा डर आया। थोड़ी देर बाद गोल चेहरे वाले जवान ने कड़वी हंसी हंसी और बोला, उस राक्षसी औरत ने तलवार संप्रदाय में आते ही बाहरी दरबार रैंकिंग पर पहली जगह छीन ली, और मैंने सुना है कि वो अक्सर बाहरी दरबार बुजुर्गों को लड़ाई में चुनौती देती है। ऐसी कुदरती काबिलियत। दूसरे कहते हैं कि हम राक्षसी जीनियस हैं, पर जब हमारी तुलना उससे की जाती है, हम अनगिनत गुना घटिया हैं। काले तिल वाले जवान ने भी हल्की आह भरी। उसकी चमक के नीचे, हम जो बाहरी दरबार रैंकिंग पर दूसरे और तीसरे हैं, बुजुर्गों द्वारा लगभग नजरअंदाज कर दिए गए हैं। हमें मेहनत करनी होगी, वरना जब हम उससे फिर मिलेंगे, वो हमें नजरअंदाज कर सकती है, बिल्कुल जैसे वो दूसरे शिष्यों को नजरअंदाज करती है। गोल चेहरे वाले जवान ने सहमति में सिर हिलाया। वो जीनियसों में जीनियस थे, पर उस राक्षसी औरत से मिलने के बाद वो अब खुद को जीनियस कहने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि उस राक्षसी औरत ने सच में उनका हौसला तोड़ दिया था। डॉट 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 डॉट। चौक पर आरव शांत रहा और दबाव से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। उसकी बुनियाद बहुत ठोस थी, और उसने जिंदगी और मौत की लड़ाइयां भी लड़ी थी। इतना ही नहीं,
उसने आत्मा लूक एक्सपर्ट के दबाव का अनुभव किया था, तो राजा लूक पर एक एक्सपर्ट द्वारा निकाली गई दबाव का सामना करते हुए और इस हालत में कि काहू ने रोक रखा था, वो बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। अचानक आरव ने आंखें खोली और अपने दाएं देखा। इस पल उसके दाएं 16 साल के आसपास का एक जवान था और जवान उसे देख रहा था। जवान ने शानदार सफेद चूगा पहना था और सुंदर दिखता था। भले जवान का दिखावा थोड़ा कच्चा था, उसका पूरा शरीर दौलत वाले स्वभाव से ढका था और उसके चेहरे पर घमंडी एक्सप्रेशन सच में छुपा नहीं था। बेशक सबसे अहम, जवान बिल्कुल आरव जैसा था। वो राजा लूक एक्सपर्ट द्वारा निकाले गए दबाव से बिल्कुल प्रभावित नहीं था और इसने आरव को दिल में थोड़ा हैरान कर दिया। जब देखा आरव को उसे देखते हुए, जियांग युआन ने तुरंत अपनी नजर वापस ली और धीमी आवाज में बोला, ऐसा लगता है कि इस बाहरी दरबार परीक्षा में हिस्सा लेने वाले सब कचरा नहीं है। ये अच्छा है कि तुलना के तौर पर कुछ थोड़ा बेहतर घास है, वरना ये बहुत बोरिंग होता। आरव ने भी अपनी नजर वापस ली और फिर उसने आंखें बंद की और अपना दिमाग फिर से आराम दिया। शायद जवान की ताकत बुरी नहीं थी, पर ये आरव के लिए बिल्कुल बेमतलब था। 1 घंटे बीतने के बाद फैंग ने अपनी दबंग आभा रोक ली, फिर मुड़कर और मंच पर चमका। जब देखा कि जमीन पर जवानों का विस्तार गिर चुका था और सिर्फ 1000 जवान बचे थे, फैंग ने थोड़ा सिर हिलाया और हल्की आह भरी। वो पहले से रुक रहा था, पर उसने कभी सोचा नहीं था कि इतने सारे अब भी हट जाएंगे, तो ये साफ था कि वो इस पल कैसा महसूस कर रहा था। जैसे ही फैंग ने अपनी दबंग आभा रोकी, कई लोग तुरंत राहत की सांसें लेने लगे। आरव ने अंदर ही अंदर सिर हिलाया जब देखा ये। अगर बुजुर्ग फैंग थोड़ी देर और जारी रखते या थोड़ा ज्यादा दबाव निकालते, तो शायद और भी ज्यादा लोग गिरते। जब देखा उसके आसपास जमीन पर गिरे उन जवानों को, जियांग युआन के मुंह के कोनों पर तिरस्कार भरी मुस्कान का एक कतरा आया और उसने हल्की आवाज में कहा, कचरा। तुम सब राजा लूक एक्सपर्ट की दबंग आभा भी नहीं सह सकते। बोलते ही वो मुड़कर आरव को देखने लगा और उसने एक छेड़ने वाली मुस्कान दिखाई। आरव ने त्योरी चढ़ाई जब देखा जवान का एक्सप्रेशन। सच में बहुत सारे बेवकूफ हैं जो मुसीबत ढूंढते हैं। इसी बीच बुजुर्ग कियान कुछ कदम आगे बढ़े और उसने बचे हुए 1000 जवानों को देखा। जब उसने कहा, जो गिर चुके हैं तुरंत बगल में चले जाएं, जबकि जो अब भी खड़े हैं उन्हें तुरंत ध्यान लगाकर आराम करना चाहिए। दूसरा चरण 1 घंटे में शुरू हो। तारांकन अध्याय 43। क्या वो भ्रम में खो गया? तारांकन 1 घंटे का वक्त पलक झपकते बीत गया। सबके आराम करने के बाद मंच पर खड़ी बुजुर्ग कियान ने आंखें खोली और उसने मंच के नीचे सीधे खड़े 1000 जवानों को देखा। जब उसकी नजर आरव पर पड़ी, तो वो एक पल रुकी, फिर उसने हल्के से सिर हिलाया और फिर साफ आवाज में बोला, दूसरा पड़ाव तुम्हारी तलवार के रास्ते की इच्छा शक्ति को परखेगा। मेरे साथ आओ। बोलते ही वो पलटा और पीछे की तरफ चल दिया। सब जवान ये सुनते ही जल्दी से उसके पीछे हो लिए। इतना ही नहीं, सिर्फ वो 1000 जवान नहीं, बल्कि बाहर हुए बाकी लोग भी पीछे पीछे आ गए। भले वो बाहर हो चुके थे, तलवार संप्रदाय ने उन्हें फिर भी रुककर देखने दिया था। एक ब्रह्म जाल काले तिल वाला जवान मुस्कुराते हुए पीछे चल दिया और उसके पीछे वाले बाकी सब शिष्य भी फटाफट उसके पीछे हो लिए। थोड़ी ही देर में बुजुर्ग कियान के साथ सब एक बहुत बड़े गिरगिट रंग की रोशनी के घेरे के सामने आ गए। गिरगिट रंग का रोशनी का घेरा बहुत बड़ा था और उसमें कुछ 1000 लोगों का समा जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। रोशनी के घेरे के अंदर तरह तरह के निशान चमक रहे थे और ये निशान एक खास रास्ते से घूम रहे थे। तो ये भ्रम जाल है। आरव ने अपने सामने रोशनी के घेरे को देखते हुए धीमी आवाज में कहा। उसने भ्रम जाल के बारे में पहले सुना था। कहते हैं इसे तलवार संप्रदाय के एक पुराने जाल मास्टर ने बनाया था और इसमें ताबीज मास्टरों द्वारा लिखे कई अजीब कामों वाले निशान भी थे। इन निशानों की वजह से रोशनी के घेरे में खड़े होते ही इंसान एक भ्रम में चला जाता था, इसलिए इसे भ्रम जाल कहते थे। पर इस भ्रम जाल से बना भ्रम उन चूड़ियों से बने भ्रम से अलग था जो उसने सुकिंगशी को दी थी, क्योंकि ये भ्रम जाल बस किसी की इच्छा शक्ति को परखता था और भ्रम में लगी चोट हकीकत में नहीं आती थी। दूसरी तरफ जो चूड़ियां उसने सुकिंगशी को दी थी वो हकीकत में भी इंसान को बुरी तरह घायल कर देती। बुजुर्ग कियान पलटा और सबको देखते हुए बोला, इस जाल को भ्रम जाल कहते हैं। जिस पल से जाल चालू होगा, जो लोग 3 अगरबत्ती जलने के वक्त तक नहीं जाग पाए, वो बाहर हो जाएंगे। अभी अंदर जाओ। ये सुनते ही 1000 जवान जल्दी से घेरे में घुस गए और फिर भ्रम आने का इंतजार करने लगे। सबको घेरे में घुसते देख बुजुर्ग कियान ने धीमी आवाज में कहा, याद रखना सब कुछ भ्रम है। बोलते ही
उसने दाहिना हाथ हिलाया और एक ताबीज घेरे के ऊपर आसमान में उड़ गया। अगले पल नीले घेरे में निशान तेजी से घूमने लगे। उसके चारों तरफ आसमान और जमीन घूम गए, जबकि आरव की आंखों के सामने का नजारा बदल गया। और जब उसने अपनी आंखों के सामने आया नजारा देखा तो आरव की आंखें एकदम लाल हो गईं। वो जाना पहचाना शहर था, वो जानी पहचानी गली, वो जाना पहचाना पत्थर का घर, ये सब उसे जाना पहचाना था। ये दक्षिण शांति शहर था और उसके सामने ये पत्थर का घर वो घर था जिसे वो बचपन से जानता था। वो इन सब से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था और वो आंख बंद करके भी चलकर रास्ता नहीं भूलता। आरव धीरे धीरे पत्थर के घर के सामने वाली लंबी लकड़ी की बेंच की तरफ चला। उसे देखते हुए उसकी नजर धीरे धीरे नम हो गई। पहले आरव, उसकी माँ और उसकी छोटी बहन अक्सर यहाँ बैठते थे। उसकी माँ बीच में बैठकर सुई धागा का काम करती, जबकि वो और उसकी छोटी बहन उसकी टांगें दबाते। थोड़ी देर बाद उसकी नजर ऊपर गई और दीवार पर कोयले से बना एक चित्र था। जब देखा इस चित्र को तो आरव के दिल में गर्मी आ गई और उसकी आंखें और नम हो गईं। चित्र में दो चोटी वाली एक छोटी लड़की थी जो एक छोटे लड़के का हाथ पकड़े थी। छोटी लड़की बिल्कुल उसकी छोटी बहन छोटी याओ थी और छोटा लड़का कुदरती तौर पर वो खुद था। पर किसी ने छोटे लड़के के सिर पर दो चोटियां बना दी थी, जिससे छोटा लड़का एक छोटी लड़की बन गया था। ये चित्र और किसी ने नहीं बल्कि आरव ने खुद बनाया था, जबकि छोटे लड़के के सिर पर चोटियां छोटी याओ की शरारत थी। चलो, ठीक इसी वक्त पत्थर के घर का लकड़ी का दरवाजा अचानक खुला और फिर 15 साल की एक लड़की और 30 साल की एक औरत घर के अंदर से निकली। लड़की के बाल दो चोटियों में बंधे थे और उसने बहुत पुराना पर बहुत साफ कपड़ा पहना था। उसकी भौहें पत्ती जैसी थी, आंखें चंचल थी और नाक नुकीली थी। भले उसके कपड़े पुराने थे, पर वो उसकी सुंदरता को छुपा नहीं पा रहे थे। औरत ने भी पुराना कपड़ा पहना था, पर वो भी बहुत साफ था। औरत करीब 30 साल की थी, भौहें पत्ती जैसी, आंखें तिरछी, चेहरा अंडे जैसा और बदन भरा हुआ और नाजुक था। पर उसके चेहरे और हाथों पर उम्र और मेहनत के निशान थे। खासकर उसके हाथों पर मोटी पपड़ी दूर से ही दिख जाती थी। जब लड़की ने आरव को देखा, उसकी आंखें चमक उठी और फिर वो लाल हो गईं। वो फौरन दौड़कर आरव के पास आए और उसे कसकर गले लगा लिया। जब उसने कहा, बड़े भैया, तुम अब जाकर क्यों लौटे? तुम क्यों? बोलते बोलते वो पहले ही सिसक सिसक कर रोने लगी थी। आरव का हाथ हवा में बहुत देर तक सख्त रहा और आखिर में जब उसने अपने सीने पर आंसू महसूस किए तो उसका हाथ लड़की की पीठ पर आ गया। उसके बाद आरव ने अनजाने में कहा, क्या बड़े भैया अब लौट नहीं आए? मत रो, छोटी याओ का चेहरा फूलकर बदसूरत हो जाएगा अगर तू ऐसे रोती रही। मुझे परवाह नहीं, मुझे परवाह नहीं। ये तुम्हारी गलती है कि 2 साल तक नहीं लौटे। सब तुम्हारी गलती है। मैं रोऊंगी और तुम्हें गुनहगार महसूस कराऊंगी। लड़की का सिर आरव के सीने में और घुस गया जब वो सिसकते हुए बोली। तभी खूबसूरत औरत आरव के पास आई और फिर उसने हाथ बढ़ाकर उसका सिर सहलाया। उसके बाद उसने उसका चेहरा छुआ, जबकि प्यार भरा चेहरा दिखाया और वो नर्म आवाज में बोली, तलवार संप्रदाय में इन सालों में तुझे बहुत तकलीफ हुई होगी। अच्छा है कि तू वापस आ गया। मैं बाद में तेरा मनपसंद खट्टा मीठा सुअर का मांस बनाऊंगी। माँ, आरव को लगा जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो और उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। उसने कहा, इन सालों में तुमने सच में बहुत तकलीफ सही है। फिक्र मत करो, आज से मैं तुम्हें और छोटी याओ को और कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूँ। बेवकूफ बच्चा, औरत मुस्कुराई और बोली, जब तक तू और याओ ठीक हो तो माँ कोई भी तकलीफ सहने को तैयार है। अच्छा, तू बड़ी मुश्किल से घर आया है, तो चलो ये सब बातें छोड़ते हैं। माँ तेरे लिए खट्टा मीठा सुअर का मांस बनाने जाती है। याओ ने इसे बहुत दिनों से याद किया है। नहीं, मैंने नहीं। तभी छोटी याओ ने सिर उठाया और मना किया। जब देखा छोटी याओ को, जिसके चेहरे पर अब भी चमकते आंसू लटके थे, औरत और आरव एकदम हंस पड़े। हकीकत में नीले घेरे के अंदर सिर्फ आरव अकेला बचा था। बाकी सब या तो जाग चुके थे या पूरी तरह भ्रम में खो चुके थे। इस वक्त आसपास के कुछ हजार लोगों की नजरें घेरे में खड़े आरव पर टिक गई थी। कुछ नजरों में तिरस्कार था, कुछ उसकी बदकिस्मती पर खुश हो रहे थे, कुछ जिज्ञासु थे, वगैरह वगैरह। बुजुर्ग कियान ने रोशनी के घेरे के सामने पत्थर की मेज पर रखी अगरबत्ती दान को देखा। दान में आखिरी अगरबत्ती आधी जल चुकी थी और आरव अब तक नहीं जागा था, जिससे बुजुर्ग कियान अपनी मुट्ठी भींचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसी वक्त वो दिल में बहुत हैरान भी था। वो आरव की इच्छा शक्ति को बहुत अच्छी तरह जानता था
और वो बचपन से तपाई हुई थी। इतना ही नहीं, तलवार संप्रदाय आने के बाद आरव सीधा जन्नत से नर्क में गिरा था, पर आरव ने फिर भी हार नहीं मानी थी। तो ऐसी इच्छा शक्ति कमजोर कैसे हो सकती थी? ये बिल्कुल कमजोर नहीं मानी जा सकती थी, पर आरव क्यों नहीं जागा था? इतना ही नहीं, अगर आरव पूरी तरह भ्रम में डूब गया होता, तो उसे बाहर हो जाना चाहिए था। पर आरव अब भी वहां बहुत शांत चेहरे के साथ खड़ा था, और बुजुर्ग कियान सोच रहा था कि इसकी वजह क्या थी। सिर्फ बुजुर्ग कियान ही हैरान नहीं था, फैंग यू और काओ हुओ भी उलझे हुए और हैरान थे क्योंकि ये बहुत बेतुका था। काले तिल वाले जवान ने आरव को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, वो थोड़ा दिलचस्प है। गोल चेहरे वाले जवान ने सिर हिलाया और बोला, सही बात। जब सुना उन दोनों को, उनके पीछे खड़े लियू किंगयू ने ठंडी हंसी हंसी। दिलचस्प, ऐसी कमजोर इच्छा शक्ति वाला इंसान वाकई दिलचस्प है। उसी वक्त उसे थोड़ा पछतावा हुआ कि उसने 3 महीने बाद आरव से लड़ने का वादा किया, क्योंकि ऐसा कचरा उससे लड़ने के लायक भी नहीं था। बिना एहसास के अगरबत्ती का 1/4 हिस्सा जल चुका था, और सिर्फ आखिरी चौथाई बचा था, पर आरव अब तक नहीं जागा था। इस वक्त जियांग युआन जो बगल में आंख बंद करके आराम कर रहा था, उसने अचानक आंखें खोली। वो बुजुर्ग कियान के पास गया और बुजुर्ग कियान की तरफ मुट्ठी बांधकर बोला, बुजुर्ग कियान, मेरी नजर में ये इंसान पहले ही भ्रम में डूब चुका है, और उसके पास तलवार संप्रदाय का शिष्य बनने की कोई काबिलियत नहीं है। उसे बाहर कर देना चाहिए। पहले उसे आरव के नतीजे से थोड़ी उम्मीद थी, पर जब देखा कि आरव इतनी देर तक भ्रम में फंसा है, तो वो मायूस हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि ऐसी कमजोर इच्छा शक्ति वाले इंसान में उसकी तुलना में आने की काबिलियत नहीं थी। उसे बाहर करो, सीधा बाहर करो। किस हक से वो हम सबको इंतजार करवाता है? बिल्कुल, तलवार संप्रदाय ऐसे कमजोर इच्छा शक्ति वाले को क्यों रखेगा? छोटे मोटे काम करवाने के लिए। छोटे मोटे काम करवाने, क्या तुम्हें पता नहीं? वो जवान तलवार संप्रदाय का एक मजदूर शिष्य है। कहते हैं उसे पहले बाहरी दरबार शिष्य के तौर पर भर्ती किया गया था, पर किसी ने सोचा नहीं था कि वो 1 साल बाद भी साधक नहीं बन पाएगा। आखिर में वो एक मजदूर शिष्य बनकर रह गया, और उसे तलवार संप्रदाय का नंबर 1 कचरा का नाम भी मिल गया। क्या वो सच में एक मजदूर शिष्य है? उसे बाहर करो, बाहर करो। मैं ऐसे इंसान का साथी शिष्य नहीं बनना चाहता। बिल्कुल, अगर मैं ऐसे इंसान का साथी शिष्य हुआ तो मैं किसी को बताते हुए शर्मिंदा हो जाऊंगा कि मैं तलवार संप्रदाय का शिष्य हूँ। एक पल में पहले से शांत जगह अचानक शोर शराबे से भर गई, और सिर्फ वो जवान नहीं जो इस पड़ाव से पास हुए थे आरव को बाहर करने की मांग कर रहे थे, बल्कि बगल में बाहर हुए जवान भी वही कर रहे थे। पास हुए जवान आरव को बाहर करने की मांग कर रहे थे क्योंकि वो आरव जैसे इंसान के साथ एक ही संप्रदाय के शिष्य होने पर शर्मिंदा थे, जबकि बाहर हुए जवान ज्यादातर हंगामा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनकी सोच थी कि जब वो बाहर हो गए तो दूसरों को भी बाहर होना चाहिए। बुजुर्ग कियान ने ठंडी नजर से जियांग युआन को देखा। अगर जियांग युआन भ्रम से सबसे पहले जागने वाला न होता और 16 साल की उम्र में नश्वर लोक के 9वें दर्जे पर न पहुंचा होता, तो बुजुर्ग कियान उसे बिना झिझक डांट देता। पर जब सोचा जियांग युआन की काबिलियत के बारे में, तो वो सिर्फ दिल में गुस्सा दबा सका। उसने जियांग युआन को एक और नजर नहीं दी और अपनी नजर बाकी सब पर घुमाते हुए बोला, चुप। तलवार संप्रदाय के अपने नियम हैं। जब नियम 3 अगरबत्ती का वक्त है, तो 3 अगरबत्ती का वक्त है। बस इंतजार करो, और अगर इंतजार करने का मन नहीं है, तो दफा हो जाओ यहाँ से। जब देखा बुजुर्ग कियान को भड़कते हुए, सब एकदम चुप हो गए, और किसी ने और बोलने की हिम्मत नहीं की। चाहे कुछ भी हो, उनके पास अभी एक बाहरी दरबार बुजुर्ग से पंगा लेने की काबिलियत नहीं थी। जियांग युआन भी दिल में चौंक गया। वो जानता था कि उसने अपने सामने खड़े इस बाहरी दरबार बुजुर्ग को नाराज कर दिया है, पर वो पल भर में बेपरवाह हो गया। उसे यकीन था कि जब तक वो अपना तुरुप का पत्ता दिखाएगा, तो कई बुजुर्ग उसे अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे, और जब सोचा ये, जियांग युआन बगल में हट गया जबकि उसने आरव को जो नजर दी वो दुश्मनी भरी हो गई। तारांकन अध्याय 44 तलवार के सेवकों का बुर्ज। पत्थर के घर में आरव, उसकी छोटी बहन लाडू और उसकी अम्मा पत्थर की चौकी के सामने बैठे थे। चौकी पे 3 सब्जी और एक कटोरा शोरबा रखा था। तीनों गोश्त की थी, और आरव को एकदम पसंद थी। खासकर बीच वाली खट्टी मीठी सुअर की डिश, वो तो आरव की फेवरेट थी ही, लाडू की भी जान थी। वैसे तो दोनों को खट्टा मीठा गोश्त बहुत अच्छा लगता था, पर किसी त्योहार शादी के बिना उनके घर में गोश्त बनता ही नहीं था। उनके लिए गोश्त खाना लग्जरी थी यार। आरव भैया, लो खाओ।
लाडू ने एक बूटी उठाई और आरव की थाली में रख दी, फिर एक बूटी अम्मा की थाली में। आखिर में अपने लिए उठाए, पर खाया नहीं, बस जीभ निकाल कर चाटा और मजे से आंखें बंद कर ली। बिटिया, जल्दी खा ले, थाली में अभी बहुत सारा है। अम्मा ने लाडू के सिर पे हाथ फेरते हुए प्यार से कहा। उधर आरव का गला भर आया, दिल में गिल्ट होने लगा। अंदस को अगर मैं काबिल होता तो लाडू और अम्मा को ये सब नहीं सहना पड़ता। अगर मैं तगड़ा होता तो लियो घराने वाले हमको दबाते नहीं। घर का इकलौता मर्द होकर भी मैं अपनी बहन और माँ को बचा नहीं पाया। मैं बेकार हूँ यार। अंदस को, आरव भैया, खाओ ना, कितने कमजोर लग रहे हो, 2 बूटी खा लो, ताकत आएगी। लाडू ने एक और बूटी आरव की थाली में रख दी। सही बोल रही है। अम्मा ने आरव को देखा और बोली, तलवार पंथ में बहुत कुछ सहा होगा तूने, थोड़ा और खा ले। बोलते बोलते उन्होंने भी एक बूटी उठाकर आरव की थाली में रख दी। ये सुनकर आरव की आंखें छलक गईं। उसने जबरदस्ती स्माइल की, चिमटा उठाया और बूटी मुंह में रख ली। आरव को खाते देख अम्मा मुस्कुरा दी, पर खुद नहीं खाया। बस आरव को देखा, फिर लाडू को देखा और आंखों में सुकून आ गया। थोड़ी देर में आरव ने थाली साफ कर दी, फिर उसने सिर उठाकर अम्मा और लाडू को देखा। अब उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, एकदम शांत। आरव भैया, ऐसे मत देखो ना, लाडू को डर लग रहा है। आरव की खाली आंखों को देखकर लाडू डर गई और धीरे से बोली, क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है। आरव को अजीब देखकर अम्मा फटाफट उठी और टेंशन में पूछा। आरव कुछ नहीं बोला, बस अम्मा और लाडू को आखिरी बार गौर से देखा, फिर आंखें बंद कर ली। अगले ही सेकंड तलवार की चमक सी हुई और खून की 2 धारें जमीन पे गिर गईं। उसी टाइम आरव के सामने का सीन टूट गया और उसका सिर घूम गया। कुछ सांसों बाद आरव ने आंखें खोली। आसपास वही लोग, परीक्षा शिखर, नीली अंगूठी, सब कुछ वापस आ गया। उसने लंबी सांस ली और हजारों लोगों को इग्नोर करके सीधा कैलाश गुरुजी के पास गया, हाथ जोड़े, फिर साइड में जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। कैलाश गुरुजी ने चैन की सांस ली। उन्हें नहीं पता आरव ने भ्रम में क्या देखा, पर इतना तो क्लियर था कि आरव बहका नहीं। अपने दिल पे काबू रखा उसने। अंदस को, पर वो तुरंत जागा क्यों नहीं? अंदस को ये सोचकर कैलाश गुरुजी ने दिमाग नहीं लगाया। पास तो हो गया ना, यही काफी है। एक घड़ी यही रेस्ट करो, अगला राउंड ताकत का टेस्ट है। कैलाश गुरुजी बोले। ये सुनकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आरव को बाहर निकालने की बात करे। सब जमीन पे पालथी मार के बैठ गए और तलवार पंथ की दी हुई ऊर्जा पथरी हाथ में लेकर एनर्जी भरने लगे। आरव से थोड़ी दूर जयंत खड़ा था। उसने उस धूप बत्ती को देखा जो अभी जल के खत्म हुई थी, फिर चुपचाप खड़े आरव को देखा, फिर नाक सिकोड़कर घृणा से हूं हूं किया। पहले उसे लगा था आरव कोई बड़ा तोप है, पर अब पता चला ये तो बाहरी शिष्यों में से गिरकर मजदूर शिष्य बन गया है। ये सोचकर कि इस मजदूर के चक्कर में उसने एक बुजुर्ग से पंगा ले लिया, जयंत का मूड खराब हो गया। उम्मीद है तू टॉप 10 तक टिक जाएगा। जयंत धीरे से बुदबुदाया और मुंह फेर लिया। वो चाहता था कि आरव टॉप 10 में आए, क्योंकि टॉप 10 का अलग कंपटीशन होता था। उसमें तलवार पंथ से इनाम तो मिलता ही था, बड़े गुरु लोग भी नोटिस करते थे। जिसकी रैंकिंग अच्छी होती, उसको कोई बुजुर्ग गोद ले लेता था, साथ में जान पहचान भी बन जाती थी। असल में जयंत चाहता था आरव टॉप 10 में आए ताकि वो खुद उसकी धुलाई कर सके। काले तिल वाला लड़का सब पे नजर मार रहा था। आखिर में उसकी नजर जयंत पे रुकी। वो बोला, 600 में से सबसे जल्दी ये उठा, 100 सांस भी नहीं लगी होंगी। ये पक्का बर्फ नदी नगर वाला जीनियस है। उसके बगल वाला गोल चेहरे का लड़का बोला, सुना है ये नश्वर लोक के नवी लेवल का है, और असल में नवी लेवल की चोटी पे है। पंथ में थोड़ा ट्रेन हुआ तो पहले स्वर्ग लोक में घुस जाएगा, और अगर कोई और राक्षस टाइप जीनियस नहीं आया, तो जब हम लोग भीतरी पंथ में जाएंगे, ये बाहरी पंथ का नंबर 1 बन जाएगा। तिल वाला बोला, 16 की उम्र में नवी लेवल की चोटी पे पहुंचना कमाल है। थोड़ा तराशा जाए तो आगे जाएगा, पर बंदा बहुत घमंडी है, अपनी अकड़ छुपाता नहीं। ऐसा नेचर आगे जाके दुख देगा। गोल चेहरा हंसा, यार जवान है, टैलेंट है तो अकड़ तो आएगी ही। सोच, जब वो डायन नहीं आई थी, हम दोनों भी कितने घमंड में थे, किसी को कुछ नहीं समझते थे। अब थोड़े शांत हो गए हैं, पर अंदर से तो अब भी वही अकड़ है। जब तक पिटेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं। तिल वाला सिर हिलाकर आरव को देखने लगा। थोड़ी देर बाद बोला, ये बंदा अजीब है। जब उठा तो आंखें एकदम साफ थी, चेहरे पे कोई भाव नहीं। मतलब शुरू से ही दिल मजबूत रखा इसने। तो भ्रम में इतनी देर रुका क्यों? शायद भ्रम में कोई मस्त लड़की मिल गई हो। ये गोल चेहरे वाले ने नहीं,
पीछे खड़े दुष्यंत ने कहा। जयंत की बात पे तो चुप था, पर आरव की बात आई तो रहा नहीं गया। तिल वाले ने दुष्यंत को ठंडे नजर से देखा और बोला, बाहरी पंथ की रैंकिंग में तू भी है। एक सलाह दे रहा हूँ, दुश्मन को कभी हल्के में मत ले। दुष्यंत ने तुरंत सिर हिलाया, जैसे बात मान ली हो, पर दिल में सोचा, अंडस्को उस दिन तो आरव मेरी एक चाल भी नहीं झेल पाया था, 1 महीने में क्या उखाड़ लेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 मूव में निपटा दूंगा। अंडस्को। आरव की आंखें आधी बंद थीं। उसने ऊर्जा पथरी को हाथ भी नहीं लगाया। सच कहे तो पिछला भ्रम अब भी दिमाग में घूम रहा था। पहले वो अम्मा और लाडू के लिए जीता था, और भ्रम में जब इतने दिनों बाद दोनों सामने आई, तो वो हिल गया था। उसे पता था ये सब नकली है, पर वो जल्दी उठना ही नहीं चाहता था। पर वो ये भी जानता था कि ये सोच खतरनाक है। ये तो नॉर्मल भ्रम जाल था, अगर हाई लेवल वाला होता तो वो यहीं मर जाता। सीधी बात, उसके युद्ध पथ की वीकनेस उसकी अम्मा और लाडू हैं। अगर ये मसला सुलझाया नहीं, तो आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये सोचकर आरव ने लंबी सांस ली और मन में बोला, अंडस्को परीक्षा खत्म होते ही घर जाना है। अंडस्को। एक घड़ी फट से बीत गई। कालू गुरु बचे हुए 600 लड़कों के सामने आए। उनको देखकर कालू गुरु के चेहरे पे मायूसी साफ दिख रही थी। इस बार बाहरी पंथ की परीक्षा में पास होने वाले पिछले साल से बहुत कम थे। अगर अगले साल भी ऐसा रहा, तो तलवार पंथ का बाहरी पंथ खाली हो जाएगा। उम्मीद है कुछ राक्षस टाइप जीनियस इस बार आरोहण लिस्ट में घुस जाएं, वरना तलवार पंथ का फ्यूचर गया। कालू गुरु धीरे से बुदबुदाए। थोड़ी देर बाद कालू गुरु ने खुद को संभाला और तेज आवाज में बोले, अगला राउंड असली लड़ाई का टेस्ट है, मेरे पीछे आओ। ये सुनते ही सब लड़के फटाफट उठे और कालू गुरु के पीछे चल पड़े। तलवार के सेवकों का बुर्ज। तिल वाले ने धीरे से कहा। गोल चेहरा हंसा। उस टाइम उस डायन ने 20वीं मंजिल तक चढ़कर 10 साल पहले के वरिष्ठ सू का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। पता नहीं इस बार कोई उस डायन का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा या नहीं। क्या ये पॉसिबल भी है? किसी ने पीछे से बोला। अध्याय 45 बनो। तलवार के सेवकों का बुर्ज एक अकेली छोटी पहाड़ी पे बना था और लगभग 1 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ था। इसके कुल 29 मंजिल थे और हर मंजिल करीब 15 मीटर ऊंची थी। तो नीचे से देखो तो इसकी चोटी दिखना नामुमकिन था। कालू गुरु बुर्ज के सामने गंभीर चेहरे से खड़े थे। थोड़ी देर बाद वो पीछे मुड़े और हैरान परेशान चेहरों वाले लड़कों को देखा। बोले, तलवार के सेवकों का बुर्ज हमारे संस्थापक पूर्वज ने खुद बनाया था सालों पहले, और ये हमारे तलवार पंथ का सबसे बड़ा खजाना है। इसमें साधना करने से तुम लोगों को बहुत फायदा होगा। तो कोशिश करना कि जितनी ऊंची मंजिल तक जा सको जाओ, क्योंकि जितना ऊपर जाओगे उतनी देर अंदर रुक पाओगे। कालू गुरु की बात सुनते ही भीड़ में शोर मच गया और सबकी आंखें बुर्ज को देखकर चमकने लगी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये बुर्ज असल में एक दाव आर्टिफैक्ट है। दाव आर्टिफैक्ट क्या होता है? वो खजाना जो डार्क आर्टिफैक्ट से भी ऊपर होता है। भले ही ज्यादातर लोग अच्छे घरानों से थे, पर दाव आर्टिफैक्ट तो छोड़ो, धरती रैंक और प्रोफाउंड रैंक के डार्क आर्टिफैक्ट भी इन्होंने कम ही देखे थे। अब जब सामने कहानी वाला दाव आर्टिफैक्ट दिखा, तो एक्साइटेड होना तो बनता है। इन लड़कों की बात छोड़ो, खुद आरव जो ठंडा दिमाग रखता था, वो भी थोड़ा जोश में आ गया। पहले जब उसने बुर्ज पे बने निशान देखे थे, तभी समझ गया था कि ये मामूली चीज नहीं है। पर उसने भी नहीं सोचा था कि ये इतनी बड़ी इमारत असल में दाव आर्टिफैक्ट निकलेगी। उसने धरती रैंक के खजाने की ताकत देखी थी, और वो डरावनी थी। तो डार्क आर्टिफैक्ट से ऊपर वाले दाव आर्टिफैक्ट की ताकत कितनी खतरनाक होगी। लड़कों की चमकती आंखें देखकर कालू गुरु मुस्कुरा दिए। अंडस्को, सालों पहले मेरा भी यही हाल था। अंडस्को। वो आगे बोले, ज्यादा एक्साइट मत हो। अब जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। बुर्ज में घुसते ही हर मंजिल पे एक तलवार सेवक मिलेगा। उसको हराओगे तो अगली मंजिल पे जाओगे, और हार गए तो बाहर फेंक दिए जाओगे। हाँ, हर मंजिल चढ़ने के बाद तुम्हें 2 घंटे आराम करने को मिलेंगे। कालू गुरु, क्या बुर्ज के अंदर ताबीज या कोई बाहर की ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं? तभी हरे जूड़े वाली एक लड़की आगे आई और अदब से पूछा। इस लड़की को देखकर कालू गुरु के चेहरे पे हल्की स्माइल आ गई। दूसरे स्टेज में इसी लड़की और जयंत ने सबसे बढ़िया किया था। तीनों एग्जामिनर चौंक गए थे क्योंकि ये 16 साल की लड़की नश्वर लूट के नवी लेवल की चोटी पे थी। इससे तीनों बहुत खुश थे। इस टेस्ट का मकसद तुम सबकी असली लड़ाई की काबिलियत देखना है। तो एनर्जी स्टोन या ताबीज जैसी कोई चीज नहीं चलेगी। कालू गुरु नर्म आवाज में बोले। हरे जोड़े वाली लड़की ने कालू गुरु को हाथ जोड़े और साइड में हट गई। ये तो बस भ्रम जाल है, इसमें बाहर की ताकत की जरूरत ही क्या है।
तभी जयंत ने हरी जूड़ी वाली लड़की को देखा और बेरुखी से बोला। भले ही उसकी आवाज शांत थी, पर आंखों में घमंड और चैलेंज साफ दिख रहा था। लड़की का चेहरा बदल गया। वो बुजुर्ग की इज्जत करती थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और की सुनेगी। वो तुरंत ठंडी आवाज में बोली, बड़ी बड़ी बातें, जुबान कट न जाए कहीं। अच्छा जी। जयंत अचानक हंसा और बोला, मैंने देखा था ब्रह्मजाल में तुमने अच्छा किया था, तो शर्त लगाने का मन है। क्या शर्त? लड़की ने भौहें चढ़ाकर ठंडी आवाज में पूछा। अपने शहर में वो कभी किसी से नहीं डरी थी। कालू गुरु ने दोनों को टोकना ठीक नहीं समझा, उल्टा मजा लेने लगे। लड़की की बात सुनकर जयंत ने दायां हाथ पलटा और एक आग जैसी लाल तलवार हाथ में आ गई। वो तलवार पकड़कर अकड़ से बोला, शर्त है कि बुर्ज में कौन ज्यादा ऊपर जाता है। मैं अपनी लो ग्रेट प्रोफाउंड रैंक तलवार सिंदूरी दांव पे लगाता हूँ। आरव में इंटरेस्ट खत्म होने के बाद जयंत को दिखावे के लिए कोई और चाहिए था, पर उसे थोड़ा झटका लगा कि ये हरी जूड़ी वाली लड़की भी 16 की उम्र में नश्वर लूट के नवे लेवल की चोटी पे है। पर वो डरा नहीं, उल्टा और जोश में आ गया। ऐसे बंदे के सामने जीत गया तो नाम और चमकेगा। आगे चलकर तलवार पंथ के बड़े लोग भी नोटिस करेंगे और अपना गैंग बनाना भी आसान हो जाएगा। जयंत ने जब प्रोफाउंड रैंक डार्क आर्टिफैक्ट निकाला तो आसपास वाले शोर मचाने लगे। कई लड़कियों की आंखें जयंत को देखकर चमकने लगी। तगड़ी साधना, खुद हैंडसम, ऊपर से जेब से प्रोफाउंड रैंक तलवार निकाल दी, बिल्कुल अमीर और स्मार्ट वाला कॉम्बो। उधर कुछ लड़कों की आंखें भी चमक रही थी। मतलब ये नहीं कि वो उस टाइप के थे, बल्कि वो पहले से सोच रहे थे कि जयंत से दोस्ती कर ली जाए। दुनिया में जहाँ लोग हैं वहाँ कंपटीशन है। ये लड़के लड़कियां नए आए हैं तलवार पंथ में, तो पहले कोई सहारा चाहिए या अपना ग्रुप बनाना पड़ेगा। गरीब घर के लड़कों के लिए जयंत जो तगड़ा भी है और अमीर भी, सहारा बनने के लिए परफेक्ट था। आरव भी थोड़ा चौंका जब जयंत ने यूं ही प्रोफाउंड रैंक डार्क आर्टिफैक्ट निकाल दिया, पर उसका मन नहीं ललचाया क्योंकि उसके पास भी प्रोफाउंड रैंक खजाना था, वो भी मिड ग्रेड वाला। बस इस्तेमाल नहीं कर सकता था। हरी जूड़ी वाली लड़की एक पल को चौंकी, फिर नॉर्मल हो गई। उसने भी हार नहीं मानी और हाथ पलटकर एक चमकता लाल, मुट्ठी जितना बड़ा फल निकाल दिया। बोली, प्रोफाउंड रैंक खजाना, सिंदूरी आत्मा फल। इसकी कीमत तुम्हारी सिंदूरी तलवार से कम नहीं है। लड़की ने जब यूं ही प्रोफाउंड रैंक खजाना निकाल दिया तो जयंत भी थोड़ा हैरान हुआ। उसने फल को देखा फिर बोला, ठीक है, मैं भी खेलूंगा। तभी एक जल्दी वाली आवाज आई। जब सबने देखा कि कौन बोला, तो चौंक गए। बोलने वाला और कोई नहीं आरव था। आरव के नेचर के हिसाब से वो ऐसी शर्त में कभी नहीं पड़ता, पर मजबूरी थी। जब लड़की ने वो सिंदूरी आत्मा फल निकाला, तो छोटे भावर में सो रहा नन्हा जीव अचानक जाग गया। फिर उसने जिद कर दी कि आरव वो फल लेकर आए, और अगर आरव नहीं माना तो वो खुद छीन लेगा। नन्हे की असलियत रहस्यमयी थी, तो आरव कैसे उसे बाहर आने दे और फल छीनने दे। और ये पहली बार था कि नन्हा किसी चीज के लिए इतना बेचैन हुआ। तो आरव के पास शर्त में कूदने के अलावा कोई चारा नहीं था। आरव को देखकर सिर्फ जयंत और हरी जूड़ी वाली लड़की ही नहीं, साइड में खड़े कालू गुरु भी थोड़ा चौंक गए। वो आरव को पहचानते थे। अगर उस दिन आरव नहीं होता तो वो छोटी शैतान न जाने कब तक बवाल काटती। पर उन्हें समझ नहीं आया कि आरव इस शर्त में क्यों कूद रहा है। आखिर उसकी ताकत जयंत और लड़की से बहुत कम थी। तू, जयंत ने घमंड से कहा, हमारे पास प्रोफाउंड रैंक खजाने हैं, तेरे पास क्या है? आरव ने फालतू बात नहीं की और दायां हाथ पलटा, प्रोफाउंड रैंक तलवार हाथ में आ गई। बोला, मेरे पास भी प्रोफाउंड रैंक खजाना है, चल जाएगा। इस बार सिर्फ जयंत और लड़की ही नहीं, आसपास वाले भी चौंक गए। प्रोफाउंड रैंक खजाने कब से इतने आम हो गए? एक साथ 3 निकल आए। मैं मानती हूँ। तभी लड़की अचानक बोली, उसे किसी ऐसे बंदे का साथ देने में कोई दिक्कत नहीं थी जो जयंत को पसंद नहीं करता, क्योंकि इससे जयंत को बुरा लगेगा। लड़की को मानते देख जयंत ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, जब तुझे अपना खजाना देना ही है, तो तुझे भी शामिल कर लेते हैं। बोलकर उसने आरव को दोबारा देखा तक नहीं। आरव को भी ये घमंडी और अकड़ू लड़का पसंद नहीं था, तो उसने भी जयंत को इग्नोर कर दिया। फिर उसने हल्के से सिर हिलाकर लड़की को हेलो बोला। आरव को हेलो करते देख लड़की एक पल को हिचकी, फिर उसने भी हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया। तभी कालू गुरु मुस्कुराकर साफ आवाज में बोले, तलवार पंथ अपने शिष्यों को आपस में कंपटीशन करने से रोकता नहीं, क्योंकि कंपटीशन के प्रेशर से ही तुम लोग जल्दी आगे बढ़ोगे। पर याद रखना, कंपटीशन ठीक है, पर पीठ में छुरा घोंपना नहीं चलेगा। अगर कोई अपने साथी शिष्य को धोखा देता पकड़ा गया, तो पंथ उसकी साधना खत्म करके बाहर निकाल देगा।
ये बात गांठ बांध लो। ये सुनकर सबने फटाफट सिर हिलाया। जयंत और हरे जोड़े वाली लड़की ने भी। किसी की हिम्मत नहीं हुई मना करने की। सबको सिर हिलाते देख कालू गुरु खुश हुए, फिर मुस्कुराकर बोले, हाँ एक बात और बता दूं। पिछले किसी बाहरी दरबार की परीक्षा में किसी ने बुर्ज की 20वीं मंजिल तक चढ़ाई की थी। ये पिछले 100 साल में मेरे तलवार पंथ का सबसे बढ़िया रिकॉर्ड है। उम्मीद है तुम लोगों में से कोई ये रिकॉर्ड तोड़ेगा और तलवार पंथ में अपना नाम बनाएगा। युजक चिन्ह युजक चिन्ह युजक चिन्ह। अध्याय 46। हर रुकावट को तोड़ डालो। आरव जैसे ही तलवार के सेवकों के बुर्ज में घुसा, आंखों के सामने का सीन एकदम बदल गया। जब नजर साफ हुई तो वो एक बड़े से हॉल में खड़ा था, पर सीढ़ियों के अलावा हॉल बिल्कुल खाली था, एक बंदा भी नहीं। उसके साथ जो और लोग बुर्ज में घुसे थे, वो यहाँ कोई नहीं था। आरव अभी हैरान ही था कि तभी उससे 10 मीटर दूर एक काली परछाई अचानक पैदा हो गई। काली परछाई के हाथ में तलवार थी और पूरा बदन काला ही काला। चेहरा साफ दिख ही नहीं रहा था, पर आरव को लगा कि ये काली चीज उसी को लॉक कर रही है। ये तलवार सेवक है, आरव धीरे से बोला। ये सोचते ही उसने दायां हाथ पलटा और हाथ में तलवार आ गई। फिर गेल स्टेप्स लगाकर ठंडी हवा के झोंके के साथ बेसिक तलवार टेक्निक से वार कर दिया। आरव ने जैसे ही मूव किया, सामने वाली काली परछाई भी हिल गई। पर आरव को झटका लगा, क्योंकि वो काली परछाई भी बेसिक तलवार टेक्निक से ही वार कर रही थी। और टेक्निक हो या स्पीड, बिल्कुल आरव जैसी ही थी। आरव को सोचने का टाइम नहीं मिला। उसने अचानक स्पीड बढ़ाई और तलवार से झटका मारकर काली परछाई की तलवार साइड कर दी। फिर दायां हाथ घुमाया और उसकी छाती चीर दी। आरव का वार लगते ही काली परछाई गायब हो गई। एक वार में तलवार सेवक को उड़ाने के बाद भी आरव को घमंड नहीं हुआ, क्योंकि ये तलवार सेवक सिर्फ नश्वर लोक के 7वें लेवल का था। वहीं थोड़ी देर चुप खड़े रहने के बाद आरव धीरे से बोला, लगता है यहाँ के तलवार सेवक चैलेंजर की चाल कॉपी करते हैं। अगर सच में ऐसा है, तो अपनी तलवार टेक्निक ट्रेन करने के लिए ये जगह एकदम बढ़िया है। पर इस मंजिल के तलवार सेवक थोड़े कमजोर हैं। बोलकर वो दूसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ गया। दूसरी मंजिल पे पहुंचा तो वहां 2 तलवार सेवक पहले से खड़े थे। इनकी ताकत पहली मंजिल वाले से अलग नहीं थी। दोनों नश्वर लोक के 7वें लेवल के थे। बस फर्क इतना था कि यहाँ एक की जगह 2 थे। आरव ने बिना टाइम खराब किए तलवार निकाली और गेल स्टेप्स और बेसिक तलवार टेक्निक लगा दी। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उसकी टेक्निक लगाते ही सामने वाले दोनों तलवार सेवकों ने भी फटाफट वही टेक्निक लगा दी। भले ही इन तलवार सेवकों ने वही टेक्निक यूज की जो आरव ने, पर आरव ने पल भर में दोनों को उड़ा दिया। नश्वर लोक के 7वें लेवल के तलवार सेवक आरव के लिए कोई खतरा नहीं थे, चाहे 2 ही क्यों ना हो। बुर्ज के बाहर कालू गुरु बुर्ज के बीच में बने खून जैसे लाल अक्षर छह को देख रहे थे और धीरे से बोले, बढ़िया, कोई इतनी जल्दी छठी मंजिल पे पहुंच गया। शायद जयंत होगा या तारांकन किंग शुए। कालू गुरु के बगल में खड़े फैंग्यू ने सिर हिलाया और हंसकर बोला, इस साल क्वालिटी और क्वांटिटी पिछले साल से थोड़ी कम है, पर पुराने सालों से तुलना करें तो क्वालिटी बुरी नहीं है। 16 की उम्र में 2 नवे लेवल के नश्वर लोक साधक पंथ में आने के बाद थोड़ा तराशा जाए तो ये जल्दी ही पहले स्वर्ग लोक के एक्सपर्ट बन जाएंगे। कालू गुरु ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोले, अगर ये अगले 8 महीने में पहले स्वर्ग लोक में पहुंच जाएं, तो इस साल आरोहण रैंकिंग में हिस्सा लेने वाले जीनियसों के साथ राजधानी जा सकते हैं। भले ही जीत न पाए, पर दक्षिणी इलाके के बाकी जीनियसों को देखना इनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आरोहण रैंकिंग का नाम सुनते ही फैंग्यू के चेहरे की स्माइल गायब हो गई और बोला, कालू भाई, तुम्हें क्या लगता है इस साल हमारे तलवार पंथ से कितने जीनियस आरोहण रैंकिंग में जगह बना पाएंगे? कालू गुरु का चेहरा भी गंभीर हो गया और वो काफी देर चुप रहे, फिर बोले, भीतरी पंथ के जो जीनियस अभी किंग रैंक में नहीं पहुंचे, उनके बारे में तो नहीं कह सकता, पर बाहरी पंथ वाली वो शैतान लड़की पक्का कर लेगी। बेशक, शर्त ये है कि तारांकन भूत पंथ और बाकी ताकतें हमारे तलवार पंथ को टारगेट न करें। फैंग्यू धीमी आवाज में बोला, भूत पंथ तो हमारे तलवार पंथ को टारगेट जरूर करेगा, पर हमें भूत पंथ से डर नहीं है। पर पता नहीं मूल पंथ इस बार हमारे तलवार पंथ को टारगेट करेगा या नहीं। आखिर पिछली कुछ प्रतियोगिताओं में जब हमारे तलवार पंथ की बुरी हार हुई थी, तो उसके पीछे मूल पंथ का हाथ दिखा था। कालू गुरु कुछ बोलने ही वाले थे कि साइड में चुप खड़े कैलाश गुरुजी अचानक चौंककर बोले, देखो, कोई 9वीं मंजिल पे पहुंच गया। ये सुनते ही दोनों ने सिर उठाया और देखा कि तलवार के सेवकों के बुर्ज के बीच में बड़ा सा अक्षर नोट चमक रहा था। 9वीं मंजिल पे पहुंचने वाला और कोई नहीं आरव ही था।
यहाँ तक आते आते वो बुर्स का सिस्टम समझ गया था। पहली मंजिल पे एक 7वें लेवल का नश्वर लोक तलवार सेवक, दूसरी मंजिल पे 2, तीसरी पे 3। जब वो चौथी मंजिल पे पहुंचा तो वहाँ तलवार सेवक 7वें लेवल का नहीं, 8वें लेवल का था। उसी हिसाब से अब जब वो 9वीं मंजिल पे था तो सामने नश्वर लोक के 9वीं लेवल के 3 तलवार सेवक थे। आरव 9वीं मंजिल पे चढ़ा ही था कि 3 तलवारें उसके चेहरे की तरफ आईं। तलवार सेवक 9वीं लेवल के नश्वर लोक साधक बनते ही आरव की चाल कॉपी करना बंद कर देते थे और अपनी तलवार टेक्निक यूज करते थे। इन 3 तलवारों को आते देख आरव का चेहरा नहीं बदला और उसने फौरन गेल स्टेप्स लगाकर हवा के झोंके की तरह 3 मीटर साइड में छलांग लगा दी। आरव जैसे ही हटा, तलवार सेवक रुके नहीं और तीनों दिशाओं से आरव की तरफ वार कर दिया। आरव ने लापरवाही नहीं की। उसने अचानक दायां पैर जमीन पे मारा और इस धक्के और गेल स्टेप्स मूवमेंट टेक्निक से पल भर में अपने दाएं वाली तलवार सेवक के सामने पहुंच गया। बिना झिझके सीधा तलवार घोंप दी। उधर उस तलवार सेवक ने डिफेंड या ब्लॉक करने की कोशिश ही नहीं की। उसने भी आरव की छाती में तलवार घोंप दी और आरव को अपने साथ ले जाने का प्लान बनाया। क्योंकि आरव ने पहले वार किया था, उसकी तलवार पहले तलवार सेवक के शरीर में घुसी। पर अगले ही पल तलवार सेवक की तलवार भी आरव की छाती के सामने आ गई। पर जब तलवार उसके शरीर में घुसने वाली थी, आरव का बायां हाथ हल्के से हिला और फिर आरव के बाएं हाथ से तलवार की एक किरण निकली। अंडस्को तलवार सेवक की तलवार उड़ गई। एक वार में कामयाब होने के बाद आरव ने दायां पैर हल्के से जमीन पे मारा और उसका बदन भूत की तरह चमका और बीच वाले तलवार सेवक के सामने पहुंच गया। इस बार आरव ने पहले वाली ट्रिक नहीं अपनाई और स्पीड को लिमिट तक बढ़ा दिया। उसकी तलवार हवा चीरने की आवाज के साथ तलवार सेवक की छाती में घुस गई, इससे पहले कि वो रिएक्ट भी कर पाता। इस तलवार सेवक के गायब होते ही आरव मुड़ा और आखिरी तलवार सेवक को देखा जो उसके सामने आ चुका था। उस तलवार सेवक के हाथ की तलवार आरव की तरफ आ रही थी। तभी ठंडी चमक कौंधी और फिर एक तलवार अचानक तलवार सेवक की छाती में घुस गई। आखिरी तलवार सेवक के गायब होते ही आरव ने लंबी सांस छोड़ी। उसे मानना पड़ा कि ये बुर्स ट्रेनिंग के लिए वाकई कमाल की जगह है। पहले उसे लगता था कि उसकी बेसिक तलवार टेक्निक परफेक्ट हो चुकी है, पर यहाँ तक लड़ते लड़ते उसे अपनी तलवार टेक्निक में कुछ कमियां दिख गईं। ये खोज उसे सुकून दे गई क्योंकि अच्छा हुआ कि उसे ये कमियां यहाँ दिख गईं, वरना अगर दुश्मन को लड़ाई में ये कमियां दिख जाती और खासकर वो दुश्मन एक्सपर्ट होता तो पक्का जानलेवा साबित होती। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आरव ने सीढ़ियों की तरफ देखा। अगर पिछली मंजिलों के हिसाब से देखें तो 10वीं मंजिल पे पहले स्वर्गलोक का तलवार सेवक उसका इंतजार कर रहा होगा। पर आरव को लगा कि ऐसा होना मुश्किल है। अगर 10वीं मंजिल पे ही पहले स्वर्गलोक का तलवार सेवक आ गया तो 20वीं मंजिल तक जाने वाला बंदा तो भगवान ही होगा। ज्यादा सोचे बिना आरव 10वीं मंजिल पे पहुंच गया और उसने देखा कि हॉल में सिर्फ एक ही तलवार सेवक है। ये देखकर आरव का दिल धड़का। क्या सच में पहले स्वर्गलोक का होगा? जब आरव तलवार सेवक के पास गया तो उसने राहत की सांस ली क्योंकि सामने वाला तलवार सेवक पहले स्वर्गलोक का नहीं था और 9वीं लेवल का नश्वर लोक साधक ही था। पर जो ऑरा वो छोड़ रहा था वो पहले वाले तलवार सेवकों से बहुत ज्यादा तगड़ा था। आरव को तो लगा कि ये तलवार सेवक 9वीं मंजिल वाले 3 9वीं लेवल के तलवार सेवकों से भी ज्यादा तगड़ा है। पर शुक्र है, जब तक पहले स्वर्गलोक का नहीं है तो आरव के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। आरव ने हाथ में तलवार पकड़ी और एक कदम आगे बढ़ा। जैसे ही वो वार करने वाला था और इस तलवार सेवक को निपटाने वाला था, अचानक तलवार सेवक के हाथ की तलवार आरव की तरफ घूमी और फिर बर्फ जैसी सफेद तलवार की किरण बिजली की तरह आरव की तरफ आई। अचानक आई इस तलवार की किरण से आरव का चेहरा गंभीर हो गया। ऐसा नहीं था कि ये तलवार की किरण बहुत तगड़ी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि पहले से 9वीं मंजिल तक के तलवार सेवकों ने कोई तलवार की किरण यूज नहीं की थी, पर ये वाला सामने का तलवार की किरण यूज कर सकता था। सोचने का टाइम नहीं था। वो फुर्ती से हटा और उस तलवार की किरण से बच गया और फिर गेल स्टेप्स टेक्निक लगाकर तलवार सेवक की तरफ दौड़ पड़ा। बुर्स के अंदर एक और भ्रम वाले हॉल में जयंत तारानकर ने एक तलवार सेवक को चीरने के बाद फटाफट जमीन पे पालथी मार ली। करीब 1 घंटे रेस्ट करने के बाद वो उठा और फिर सीढ़ियों की तरफ देखकर धीरे से बोला, शायद मैं ही पहला हूँ जो 10वीं मंजिल पे पहुंचा। बोलते बोलते उसे कुछ याद आया और वो ठंडी हंसी हंसकर बोला, मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत की। सच में 2 बेवकूफ हैं। बोलकर वो चुप हुआ और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जब जयंत 10वीं मंजिल पे कदम रख रहा था,
हरे जोड़े वाली लड़की किंगशुए भी 10वीं मंजिल पे पहुंच चुकी थी। उधर आरव 12वीं मंजिल पे पहुंच चुका था। यूजक चिन्ह यूजक चिन्ह यूजक चिन्ह। अध्याय 47 सबको चौंका दिया। जब बुर्स पे 12 का निशान चमका तो कालू गुरु और बाकी बुजुर्गों के चेहरे खिल उठे। कोई 12वीं मंजिल तक पहुंच गया, इसका मतलब ये कि उसकी ताकत पक्की है और अपने लेवल के बाकी लोगों से बहुत आगे है। आखिर 10वीं मंजिल और उसके बाद वाले तलवार सेवक सिर्फ तलवार टेक्निक ही नहीं चलाते, उनकी लड़ाई की समझ भी कमाल की होती है। तो 12वीं मंजिल तक पहुंचना ही बंदे की ताकत साबित करता है। काले चोगे वाला एक लड़का जो बुर्ज से बाहर हो गया था, बुदबुदाया, कोई 12वीं मंजिल तक चढ़ गया। क्या तगड़ा है ये यार, सच में हमेशा कोई न कोई अपने से ऊपर होता है। उसके बगल में पीले चोगे वाला लड़का बोला, हाँ भाई, अपने शहर में तो मैं जीनियस कहलाता था, पर अब समझ आ रहा है कि मैं तो कुछ भी नहीं। पहले अगर मेरे पास प्रोफाउंड रैंक कवच नहीं होता तो मैं 6ठी मंजिल पे ही बाहर हो जाता, और ये बंदा 12वीं मंजिल तक पहुंच गया। क्या खतरनाक ताकत है, जयंत ही होगा ना, काले चोगे वाले ने कहा। सुना है वो बर्फ नदी नगर का पिछले 100 साल का सबसे बढ़िया जीनियस है, और उसकी ताकत देखकर तो अफवाह सच ही लगती है। ये सुनकर पीले चोगे वाले ने काले चोगे वाले को हाथ जोड़े और बोला, भाई, जहाँ लोग हैं वहाँ कंपटीशन तो होगा ही। हम दोनों अभी तलवार पंथ में नए आए हैं और हमारी ताकत भी आम सी है। अगर कोई सहारा नहीं ढूंढा तो आगे चलकर दबेंगे। जयंत कैसा रहेगा? काले चोगे वाले ने थोड़ा माथा सिकुड़ा और काफी देर चुप रहने के बाद बोला, भाई, तू कह रहा है कि हम जयंत की शरण में जाएं? दोस्ती कर लें? पीले चोगे वाला बोला, मुझे यकीन है तलवार पंथ में छोटे छोटे ग्रुप होंगे ही, तो क्यों ना हम भी एक बना लें? और अभी सबसे बढ़िया टाइम है। देख आसपास के इन लड़कों को, ये सब बाहरी दरबार के शिष्य बन चुके हैं, पर अभी फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज हैं। अगर हम अभी दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, तो ये मना नहीं करेंगे। काले चोगे वाले ने आसपास नजर मारी। सच में, बुर्ज से निकले लड़के भले ही पास हो गए थे, पर चेहरे पे खुशी कम, टेंशन ज्यादा दिख रही थी। थोड़ा सोचा फिर काले चोगे वाले ने हाथ जोड़कर कहा, मैं चेन ली हूँ, भाई तेरा नाम? मैं हुआंग रिन। हुआंग भाई, बाहरी दरबार में जाकर मेरा ख्याल रखना। अरे नहीं नहीं, चेन भाई, तू मुझसे बस एक मंजिल नीचे था, असल में ताकत में तो तू मुझसे तगड़ा होगा। हुआंग भाई, मजाक मत करो, मुझे अपनी औकात पता है। और हुआंग भाई 6ठी मंजिल तक गए, इससे साबित होता है कि साधना हो या लड़ाई, हुआंग भाई मुझसे आगे हैं। ठीक है चेन भाई, ये सब छोड़। देख, 2 और लोग बाहर आए हैं, चल जल्दी दोस्ती करते हैं, वरना देर हो गई तो ये लोग ही अपना ग्रुप बना लेंगे। ठीक है। 12वीं मंजिल के ब्रह्म वाले हॉल में आरव हाथ में तलवार लिए तलवार सेवक पे लगातार वार कर रहा था। आरव के तूफानी हमलों के सामने तलवार सेवक बुरी तरह दब गया था और बस बचाव कर रहा था। आरव ने तलवार सेवक को पलटवार का मौका ही नहीं दिया और उसकी तलवार की स्पीड और ताकत बढ़ती ही जा रही थी। अंडस्को आखिरकार आरव को तलवार सेवक के बचाव में एक खामी दिखी और उसने एक झटके में तलवार सेवक की तलवार हटा दी। फिर दायां हाथ हिलाया और सीधा तलवार घोंप दी और तलवार सेवक फौरन गायब हो गया। तलवार सेवक के गायब होते ही आरव धीरे से बोला, इन तलवार सेवकों से लड़कर मेरी बेसिक तलवार टेक्निक और ज्यादा पक्की हो रही है। अगर मेरी स्पीड और ताकत थोड़ी और बढ़ जाए तो बेसिक तलवार टेक्निक वाकई डरावनी हो जाएगी। पहले भी आरव को लगता था कि बेसिक तलवार टेक्निक कमजोर नहीं है, अब इन तलवार सेवकों से लड़कर उसकी सोच और पक्की हो गई। बेसिक तलवार टेक्निक 2 बातों पे टिकी है, स्पीड और ताकत। एक बार दुश्मन के पास पहुंच जाओ, फिर इन 2 चीजों को लिमिट तक ले जाओ, तो दुश्मन के लिए बुरा सपना बन जाओगे। आरव अगली मंजिल पे नहीं गया, वो वहीं खड़ा रहा, आंखें बंद करके, और अभी वाली लड़ाई को दिमाग में दोहराने लगा। 10वीं मंजिल से हर लड़ाई जीतने के बाद वो अपनी लड़ाई के तरीके पे सोचता था। काफी देर बाद उसने आंखें खोली और धीरे से बोला, मैंने 3 गलतियां की, और अगर ये तलवार सेवक थोड़ा और तगड़ा होता तो मुझे भारी चोट लग जाती, और मैंने इस तलवार सेवक की 3 गलतियां मिस भी कर दी। लगता है मेरी काबिलियत अभी भी कम है। बोलकर आरव ने गहरी सांस ली और 13वीं मंजिल की तरफ बढ़ गया। 13वीं मंजिल पे भी एक ही तलवार सेवक था, पर आरव का चेहरा थोड़ा भारी हो गया, क्योंकि ये तलवार सेवक 10वीं मंजिल वाले से कम 3 गुना तगड़ा था। पर शुक्र है, ये 12वीं मंजिल वाले को स्टैंडर्ड मानकर नहीं बना था, वरना 12वीं मंजिल वाले से 3 गुना तगड़े तलवार सेवक से निपटना सच में मुश्किल हो जाता। बिना फालतू बात या हरकत के उसने तलवार सेवक पे एकदम सीधा वार किया और लड़ाई शुरू हो गई।
बुर्ज की 10वीं मंजिल पे जयंत की लड़ाई आरव से ज्यादा खतरनाक थी। जयंत तलवार सेवक से आमने सामने नहीं लड़ रहा था, वो तलवार की किरण से तलवार की किरण लड़ा रहा था और चारों तरफ तलवार की किरणें दौड़ रही थी। अंडरस्कोर एक पल की लापरवाही में तलवार की एक किरण जयंत की छाती पे जा लगी, पर जयंत बुर्ज से बाहर नहीं हुआ क्योंकि कपड़ों के नीचे उसने प्रोफाउंड रैंक कवच पहना था। फिर भी उसके माथे पे ठंडा पसीना आ गया। कमबख्त, क्या इस तलवार सेवक की प्रोफाउंड एनर्जी खत्म ही नहीं होती? ये तलवार की किरण भी चला रहा है। जयंत लड़ते लड़ते दिल में गाली देने लगा। वो काफी देर से इस तलवार सेवक से लड़ रहा था, पर उसे छू तक नहीं पाया था, क्योंकि ये तलवार सेवक न सिर्फ उससे बढ़िया तलवार की किरण चलाता था, उसकी लड़ाई की समझ भी उससे ज्यादा तगड़ी थी। पहले घर में उसे एक राजा बेटा की तरह रखा गया था, और अगर लड़ाई भी लड़ी तो कभी जानलेवा लड़ाई किसी इंसान या डाकबीस्ट से नहीं की। तो जब मौत से न डरने वाले तलवार सेवक से सामना हुआ, तो उसकी कमियां फटाफट दिख गईं। पर शुक्र है, भले ही लड़ाई की समझ थोड़ी कम थी, पर इतनी भी नहीं कि हार जाए, क्योंकि तलवार सेवक आखिर तलवार सेवक ही था, और भले ही उसकी समझ तगड़ी थी, पर वो इंसान जितना चालाक तो नहीं था। कुछ देर के लिए दोनों बराबरी पे थे। उधर हरे जोड़े वाली लड़की का हाल भी जयंत जैसा ही था। लड़ाई की समझ और पक्की साधना वाले नवी लेवल के नश्वर लोक तलवार सेवक से निपटना उसके लिए बहुत मुश्किल था, पर वो हारी नहीं, और लड़ाई जितनी लंबी हुई उतना जोश बढ़ता गया। वो बचपन से मुश्किलों में पली थी, तो मुश्किल उसके लिए नॉर्मल बात थी। कोई 14वीं मंजिल पे पहुंच गया। बुर्ज के बाहर बाहरी दरबार रैंकिंग वाले एक लड़के ने हैरानी से चिल्लाकर कहा, और बुर्ज पे बने बड़े अक्षरों की तरफ इशारा किया। उसके बगल वाले बाहरी दरबार के शिष्यों ने भी देखा, और जब बुर्ज पे 14 का निशान देखा तो सब दंग रह गए। 14वीं मंजिल का मतलब था कि बंदे की ताकत अपने लेवल वालों में अजेय है। आखिर 14वीं मंजिल पे नवी लेवल का नश्वर लोक तलवार सेवक बहुत खतरनाक होता था, और इस मंजिल पे पहुंचना मतलब काले तिल वाले लड़के और गोल चेहरे वाले लड़के के रिकॉर्ड की बराबरी करना, जो बाहरी दरबार रैंकिंग में दूसरे और तीसरे नंबर पे थे। चिन फैंग, ये जयंत नाम का लड़का बुरा नहीं है। 14वीं मंजिल तक पहुंच गया। गोल चेहरे वाला लड़का काले तिल वाले लड़के को देखकर मुस्कुराते हुए बोला। उस टाइम वो दोनों भी 14वीं मंजिल तक ही गए थे, और उन्हें पता था उस मंजिल की मुश्किल। तो इस जयंत नाम के लड़के ने उसका इंटरेस्ट जगा। Diada, Pandrahavam pe pahamsi tababata karang, Kale tila vale laraki ka sihara ekadama santada, Oravo baruki se bola, Pandrahavam, vo Pandrahavam pe kalagaya, Kale tila vale ki bata katma hot hi usik pasakari eku laraki ne burza ke bear axaram ki tarafa isara karati hu exeta hokara kaha, Isabara, Kale tila vala laraka bihilagaya, Pandrahavam, Saka mem Pandrahavam hi, ha ha, Java burza pe, Pandraha, Khan asana deka, to asterisk kalu guru asterisk apani ham si roka nahim pe orazora se hamsa pair. Surfa kalu guru hi nahim, asterisk kailasa guruji asterisk ora asterisk fenga u asterisk be mukira rahida. Pandrahavam manzi la pe pahumkana kya mayan rakata da. Isaka matalaba de ki agara ye banda jinda raha, to talavara pantha du solitaris, fira ye agali arohana rainkinga mem hisa la sakata hai, arohana rainkinga mem karain vala sisya kya hoda hai, isa sisya talavara pantha ka bhavisia hoda hai, to jaba talavara pantha ka bhavisia samain dik, to vokes exeta na home. Thori dara josa mem rahane ke bada, kalu guru ko akanaka kucha yada aya, ora vo marakara fenga you se pucha, fenga bai, burza mem abi katain loga base hayam, ye sunakara, fenga you bola, agara maim gulata nahim hum, to burza mem kara loga base hayam, ye kara loga hayam asterisk jayanta asterisk kingasu asterisk fena vena asterisk, ora rava. Yaham taka bolakara, fenga you akanaka kailasa guruji ki tarafa deka orabola, asterisk arava asterisk, vo mazadara sisya, arava, fenga you ki bada sunakara, kalu guru nabi kailasa guruji ko deka, unham arava ki thori yada ti, ora aba ye sunakara ki arava abi bi burza ke andara hai, vo thora kanka gai, kailasa guruji ne dari sahalat hu kana se kana taka muskarakara kaha, bilkulavaha. Main Lagatara Usake Nazara Raka Rahada, Ora Vo Bahara Nahimaya, Vo Abi Andara Hai, Ye Sunakara Fenga U Orakalu Guru Kanka Gai, Abi Burza Mem Sabase Nice Valley Ektiva Manzi Ladasavim T.
to Matalaba, Arava Dasavim Manzila Mem Gusa Kukada, Dasavim Manzila Mem Gusain Vale Ka Talenta Ora Takata Bahuda Barhia Hodi Hai, Paradanam Ko Harani Tiki Arava Aka Salataka Profondera Kayam Nahim Banapaya, Tabi, Aka Saya Burza Se Bahara Fenka Gaya, Kailasa Guruji Ne Sabase Pahale Udara Deka, Ora Jaba Deka Kivo Asterisk Fena Vena Asterisk Hai Arava Nahim, to Rahata Ki Samsali. Kyanki Arava Dasavim Manzila Mem Gusa Kukada, to Matalaba Topa 10 Mem Ana Usak Lai Muskula Nahimda, Para Kailasa Guruji Kahatha Ki Arava Kucha Manzila Orakar, Sulahavam Manzila, Sulahavam, Kisi Ne Silaya, Palabara Mem, Bahari Darabara Rainkinga Vale Sisyam Sameta Burza K Bahara Kara Hara Banda Harana Raha Gaya,